एक बार रावण को किसी ने बोला तू माया से सीता के पास जाने के लिए छल से अनेकों रूप बदलता है। कितने रूप बदलता है सीता को पाने के, सीता के पास जाने के लिए। एक बार राम का रूप धर के देख। क्या बात है। और रावण जानते हैं रावण उसको क्या जवाब देता है। रावण उसको बोलता है तुच्छम ब्रह्म पदम परवधू संगह कुता। तुच्छम ब्रह्म पदम कहता है जब राम का ध्यान भी करता हूं तो ब्रह्म पद भी तुच्छ मालूम होता है, पराई स्त्री की तो बात ही क्या है। क्या बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में चाहे वो चेहरे की चमक हो, चाहे आपकी जिंदगी की खुद की चमक हो, मुझे लगता है ये एक बाय प्रोडक्ट है, इसको कमाया नहीं जा सकता। जब आपके अंदर एक सुकून और शांति होती है, आप अपना काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से पूरे दिल से आपने उसको निभाया। अगर कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी भी रह गई, तो भी आपने उसको एक्सेप्ट किया बजाय कि उसका रिग्रेट करने के। आप जिन लोगों से मिले वो लोग ऐसे थे कि आपकी वाइब्रेशंस को उन्होंने 10 गुना बढ़ा दिया। अब आपसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं तीसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले उठा था और उठ के सबसे पहले आपके सामने आकर बैठा। मतलब मैं आधी से ज्यादा दुनिया को देख रहा हूँ जो कमा धमा भी रहे हैं ना, वो भी चैरिश नहीं कर पा रहे। वापस बैक टू अगले दिन फिर वही रोबोटिक सिस्टम शुरू है। जिंदगी जीने के लिए एक पल भी नहीं मिला है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि लोग अक्सर अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं। और क्योंकि मैंने ये साक्षात देखा चंदन जी कि एक इंसान जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन में होता है ना, जब उसके अंदर मनोदशा और भावदशा अच्छी नहीं है, वो 60 साल का इंसान भी 80 साल का लग रहा होता है। मैं उन सुसाइडल थॉट से निकल के आया हूँ। मैंने वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को जीवन में बड़े करीब से देखा है और वहां से लेकर के यहां तक की जर्नी को भी देखा है। और मैंने उसमें यह भी देखा है कि किन चीजों ने मेरे लिए काम किया और किन चीजों ने नहीं किया। आज टीचर गुस्सा तो करके देखे बच्चे को, आप मोर्चा लेके स्कूल पहुंच जाओगे। शुरू माँ बाप ने गलत करना शुरू किया। आपने कैसे हमारे बच्चे को गुस्सा कर दिया। और आप जानते हो इस एक पर्टिकुलर चीज ने हमारे बच्चे को इतना पैम्पर किया है, इतना ज्यादा पैम्पर किया है कि जीवन की इतनी सी भी कठिन चीज हम अपने बच्चे के जीवन में देखना नहीं चाहते हैं सर। आज जो हम भोग रहे हैं, अगर वो कुछ गलत है, हम उसको तो नहीं बदल सकते, तो क्यों ना आने वाले कल को बदल लें, अगर वाकई कर्मों से बदला जा सकता है तो। और सबसे ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है खुश रहो और खुश रहने दो। सो हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं आप सबके इच्छाहिते अनुराग ऋषि सर। जी हाँ, आज मेरा और आपका मनस्थिति ठीक करने आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे उलझने, बहुत सारे सवाल, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, सबका जवाब मिलेगा इस पॉडकास्ट में, बड़ी बेबाकी से, बहुत सरलता से। और जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ वो मैक्सिमम सवाल आपके हैं, कुछ उसमें मेरे भी हैं। सर नमस्ते। नमस्कार चंदन जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बार मिलते रहे हैं, लेकिन आज जो ये मीटिंग है ये बहुत फ्रूटफुल और बहुत कन्वर्सेशन ब्रिलियंट निकल के आने वाला है। क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है ना, मुझे लगता है इससे जब भी कुछ मिलो तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही घटित होता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय दिया। और आज का पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्टिव हो और नॉलेजेबल हो, एक कॉमन मैन के दिशा के हिसाब से। सबसे पहले सर सवाल आपके लिए, आपके इस चार्मिंग फेस का रीज़न क्या है? मतलब मैं पूछना चाहता था लेकिन मैं कैमरे के सामने पूछूंगा। आप तीसरा पॉडकास्ट दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो क्या एनर्जी है, मतलब जो रिफ्लेक्शन है ना, नकली आदमी आपके सामने बैठ नहीं सकता, आपके फ्रिक्वेंसी को वो झेल नहीं सकता। सो क्या रीज़न है इस चमक की? एक तो आज मैं नहाया था बड़े दिनों बाद। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है चंदन जी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चमक या कुछ नहीं है। आपकी लाइट्स जो लगी हुई हैं, मुझे लगता है ये सब इनका कमाल है कि ये चेहरे पर पड़ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे से भी ज़्यादा अगर आपके अंतरतम में एक सुकून है ना, आपका जीवन एक बहुत ही शांति और गहन सेटिस्फैक्शन के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, कि एक एक पल जिया हुआ, एक एक मिनट जिया हुआ, एक एक दिन जिया हुआ आपको किसी तरह का रिग्रेट नहीं देता। जब दिन का अंत होता है तो ये नहीं लगता कि काश ये भी कर लिया होता। तो जब वो आप रात को अपने बिस्तर पर उस चिंता के साथ सोने जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर, आपके आभामंडल, आपके जीवन में वो दिखता है। और जब आप अपने उस रात को, जब पूरे दिन का समापन करके आप सुकून के साथ सोने जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है, इससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है, इससे बड़ी वो क्या लगाते हैं लवली शवली, वो नहीं है। क्योंकि कभी भी जो
आपकी ज़िंदगी में चाहे वो चेहरे की चमक हो, चाहे आपकी ज़िंदगी की खुद की चमक हो, मुझे लगता है ये एक बाय प्रोडक्ट है, इसको कमाया नहीं जा सकता। जब आपके अंदर एक सुकून और शांति होती है, आप अपना काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आपने उसको निभाया। अगर कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी भी रह गई, तो भी आपने उसको एक्सेप्ट किया, बजाय कि उसका रिग्रेट करने के। आप जिन लोगों से मिले, वो लोग ऐसे थे कि आपकी वाइब्रेशंस को उन्होंने 10 गुना बढ़ा दिया। अब आपसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं तीसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले उठा था और उठ के सबसे पहले आपके सामने आकर बैठा। तो जो कुछ लोगों की एनर्जीज आपको मिलती हैं, मुझे लगता है ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 16-16, 17-17 घंटे भी काम किया, क्योंकि वो काम नहीं था। मतलब अब हम ये कर रहे हैं तो सुनने वाले या देखने वाले को लग सकता है कि भाई 2 लोग बैठकर पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये काम है, ये मोहब्बत है। इंसान हमेशा काम में थकता है, मोहब्बत में वो जीवन में कभी नहीं थक सकता। आपने नोट किया होगा, आपकी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी है, आप कभी बाहर ट्रेवल करके आ रहे हो, आप थके हुए हो, कुछ भी हो, जैसे ही उसका चेहरा देखा आपको लगता होगा अरे यार, सुकून सुकून, कहाँ थकान है। तो थकान तो काम में है, मोहब्बत में थकान नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन मोहब्बत में गुजरे, जिन लोगों से मिले वो मोहब्बत वाले लोग थे, जिस काम से आपने अपना राब्ता किया वो काम मोहब्बत वाला काम था, तो जब पूरा दिन एक लव और ब्यूटीफुल इमोशंस में गुजरता है ना, तो मुझे लगता है शायद वो आपकी ज़िंदगी में हर एक मायने में रिफ्लेक्ट करता है। शानदार सर। मतलब अब मुझे समझ में आया, जो रिफ्लेक्शन है वो इस लाइट से नहीं, वो इनर लाइट से है, राइट। सो ये इनर लाइट्स की और के वजह से जो ब्यूटी फेस पे आता है, उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए सर? देखिए सर, जब तक हम ये सोचते हैं ना कि हमें कुछ करना चाहिए, तब तक मुझे ऐसा लगता है वो होता नहीं है, क्योंकि चाहत ही अपने आप में सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन कोई भी कार्य बिना चाहत के हो रहा होता है, क्योंकि चाहत हमको अपने आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार, चित्त, चेतना सबसे बाहर रखती है। लेकिन वो चाहत का ना होना, मतलब चाहत बची क्यों हुई है? क्योंकि जिस चीज की चाहत है वो मिला नहीं है, तभी तो चाहत है। राइट सर। अगर वो मिल जाए तो चाहत नहीं है ना। तो मुझे लगता है ये चाहत का होना ही हमें बाहर रखता है। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर वर्क, आप उस क्षण से उस चाहत को जब पा चुके होते हैं, चाहत बचती नहीं। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत से लोग आउटकम के लिए जीते हैं कि मुझे जिंदगी में ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जब वो मिलेगा तब तक आपने अपनी पूरी जिंदगी को पोस्टपोन करके रखा हुआ है। ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, गोवा जाएंगे तब बढ़िया होगा, ये करेंगे तो वो पूरी जिंदगी पोस्टपोन्ड है। मुझे लगता है कि क्यों ना जो कर रहे हैं उसमें आनंद लिया जाए, बजाय कि जो मिलने वाला है उसमें। क्योंकि मिलने वाले का जो क्षण है ना, बड़ा छोटा सा है। मैं ये गाड़ी ले लूंगा, 2 दिन मिली, उसके बाद फिर वही बैक टू नॉर्मल, पुराना हो गया। 10-15 दिन के बाद क्या चाम है उसका? लेने से पहले बहुत चाम है, लेकिन अगर वो आउटकम के साथ ये चाम अटैच्ड है ना, तो वो बड़ा मोमेंटरी है। लेकिन अगर ये प्रोसेस के साथ अटैच्ड है, आपसे मिले एक नया चाम, चित्रेश जी से सुबह बात हुई एक नया चाम, अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे एक नया चाम, अभी मेरा एक सेशन शुरू होगा एक नया चाम। तो जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेस में अगर इंसान ये संतुष्टि, ये सेटिस्फैक्शन, ये चाम, ये हैप्पीनेस ढूंढने लगता है, तो मुझे लगता है ये चाहत बचती नहीं है। और मेरा अक्सर, मैं बहुत जगह पर ये बात बोलता हूँ, मतलब ये मैंने इतनी रिपीट की है, शायद जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उसने ज़रूर सुनी होगी। एक इंसान मेरे पास आया, वो बोला सर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, आप कोई एक चीज़ बता दो, तो सिर्फ एक। मैंने कहा भाई ऐसा है कि अपने काम से मोहब्बत कर लो। कहता अच्छा सर, कुछ और बता दो सर। मैंने कहा काम से मोहब्बत कर ली, कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है सर। आप ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि जितनी आसानी से मैंने बता दिया, आपने इसको उतना ही छोटा समझ लिया है। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी हमारे काम में गुजरती है, और लोग, क्योंकि वो काम है, और वो आधी से ज्यादा जिंदगी जो गुजरी वो पूरी प्रेशर में गुजरी। और फिर मैं देखता हूं कि बहुत से लोग वो जो काम के थ्रू जो कुछ अचीव किया, लाइफ में मिला, उसको भी चैरिश नहीं कर पाते हैं। राइट सर। मतलब मैं आधी से ज्यादा दुनिया को देख रहा हूं जो कमा धमा भी रहे हैं ना, वो भी चैरिश नहीं कर पा रहे। वापस बैक टू अगले दिन फिर वही रोबोटिक सिस्टम शुरू है। जिंदगी जीने के लिए एक पल भी नहीं मिला है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि लोग अक्सर अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं। अग्री सर। 1 मिनट का सुकून अपने आप को नहीं दे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि काम से मोहब्बत नहीं है, वो काम है। जिस दिन अपना काम काम नहीं रहता सर, वो मोहब्बत हो जाती है, जुनून हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ करने को शेष बचता नहीं है, क्योंकि आपको आउटकम की तलाश तब तक है जब तक आउटकम आपको फैसिनेट कर रहा है कि यार ये मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करना चाहता चंदन साहब। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, मैं जिंदगी पहले कौन था, कब थी, दोबारा क्या होगी। ये जो दिन मिले सुबह से रात तक मैं इसको अगर आज रात को
ये मेरे जीवन की आखिरी रात हो तो मैं रिग्रेट ना करूं कि यार काश 2 दिन और मिल गए होते, काश ये कर लिया होता। अरे नहीं, वो करना संपूर्ण हो जाता है जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई कैन टेल टू एनीवन कि आप जितना हो सकता है जो आप कर रहे हैं उससे मोहब्बत। मैं मजाक में कई बार बोल देता हूं, मैं कहता हूं या तो जिससे मोहब्बत है उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत कर लो। जिंदगी तो मोहब्बत में गुजरे। मिला जुला के आइडियल शाहरुख खान के उस स्टाइल को बनाना चाहिए जिसमें सेंटर पॉइंट मोहब्बत है। ओके, सबसे पहले सर मैंने आपको देखा था एक प्रोग्राम में, सेल्स प्रोग्राम में। आपकी एनर्जी जो आज है वैसी ही थी, जो आप बताना चाह रहे थे, जो आप दिखाना चाह रहे थे, वो आपने शब्दों से दिखा पा रहे थे। सेल्स ट्रेनर और आज आप एक सफल NLP कोच हैं। ये जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? सर मैं सॉरी इंटरप्ट कर दूं, मैं NLP को यूज़ नहीं करता हूं। हाँ, तो मैं होलिस्टिक वेलनेस कोच रख लेता हूं। ठीक। सो मैं एज अ लेमैन सवाल पूछ रहा हूँ जो सबके मन में डाउट है, करेक्ट आप अच्छा, इसको ठीक कर है, दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की और मुझे इस चीज़ में मन लगता था कि मैं लोगों से बात करूं, मैं ट्रेनिंग्स करूं, मैं जगह जगह पर जाऊं। मैंने कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करना शुरू किया ना, मुझे एक आनंद आने लगा लोगों से बात करके। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अंतरतम मुझे बार बार बुलाता था, मुझे आवाज़ देता था कि तुम्हें ना हेल्थ के ऊपर कुछ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता इस बात का। मतलब कई बार कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनका आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सिग्नल मुझे मिल क्यों रहे हैं, आप वजह फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे मैंने ग्रो किया और इंडिया के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मैंने काम किया। बहुत, मतलब जो एक मुकाम होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल किया। और मैं हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम करता रहता था। मैं अपने फ्रेंड्स को, सबको दिखा, मैंने कहा ये देखो, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा, ये देखो मैंने इस पर ये पूरी बुक। और सबसे पहले अपने जीवन की जो मैंने बुक लिखनी चाहिए वो हेल्थ से रिलेटेड थी। मतलब वो अभी भी सभी प्रिंट आउट जो मेरे तब के रखे हैं वो अभी भी रखे हैं कि मैं इसके। लेकिन हुआ कुछ क्यों कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हो गया, सेल्स में पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में चला गया। रिसेंटली कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जो कि मुझे लगता है कि शायद हर एक सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट नहीं आता ना, कुछ वो रीज़न नहीं मिलता, तब तक शायद वो इंसान भी वो लिंक फाइंड आउट नहीं कर पाता कि हमको क्यों करना है, वो क्यों मिलता है, वाई मिलता हाँ, है। वाई। तो मेरी ज़िंदगी में भी वो फेज़ आया। उस समय मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हर तरह का जो भी आप चैलेंज बोल सको, फाइनेंशियल चैलेंज, रिलेशनशिप्स की बैंड बजी पड़ी है। फाइनेंशियल अगर आप देखो तो वो तो बैंड से भी नीचे कुछ होता होगा, तो वो बजा हुआ है उसका। ईयर सर कौन सा था? ये था सर 2016 की बात है, शायद 15-16 की अच्छा। बात है। और सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है। उस समय मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ करने के बाद भी मैंने ज़िंदगी में इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, और आज कुछ ये चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं, इसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। मतलब मैं शायद मैं अब, और मेरे अंदर ये क्षमता नहीं बची है कि मैं अब आगे और झेल सकूं कुछ भी, तो मैं ये कर लेना चाहिए। उस समय कुछ ऐसी, कहते हैं ना, कुछ वो जो सिग्नल्स आपको मिल रहे होते हैं वो शायद आपको एक सही रास्ता, एक सही पाथ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते कि हम उसको पहचान पाएं, समझ लें। तो उस समय मैंने अपने आप को जिस सिचुएशन से बाहर निकाला, मेरे परिवार ने जो मेरा साथ दिया, मेरे दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया, उससे बाहर निकलने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, कुछ एक वो प्रैक्टिसेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी, जो वेलनेस की कुछ चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में उतार पाया, तो मुझे ऐसे लगा कि यार अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद मैं सुसाइड कर जाता। ये चीज़ें नहीं होती होंगी तभी शायद बहुत से लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा, कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारी वैदिक साइंसेस काम करती थी, कैसे हम लोग विश्व की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बना करके बैठे थे कि लोग यहाँ सीखने आते थे, नालंदा और तक्षशिला में। आज आपको लगता है कि हम यूएस पढ़ने जाएं, हम यहाँ पढ़ने जाएं, लेकिन ये जो हमारी पढ़ाई हमसे छीन ली गई और लोग हमारे पास पढ़ने आते थे, हमारे पास कुछ था सर। जिस चीज़ को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, सैकड़ों बार प्रयास किया गया।
तो मुझे लगा कि क्यों ना उन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ने लगा। मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने मतलब उतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत कुछ पढ़ पाया। मैंने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू किया, मैंने भाव प्रकाश निघंटु को पढ़ा, मैंने उसके बाद कई आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए कि कैसे ये नेचुरल चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करती हैं, कैसे अपने आप को आप, और क्योंकि मैंने ये साक्षात देखा चंदन जी कि एक इंसान जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन में होता है ना, जब उसके अंदर मनोदशा और भावदशा अच्छी नहीं है, वो 60 साल का इंसान भी 80 साल का लग रहा होता है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और वहीं एक इंसान जिसके दिमाग में शांति और सुकून है, वो 60 का इंसान 40 का भी दिख रहा होता है। जैसे आप? नहीं, मैं 60 का नहीं हूँ, लेकिन जो एज है आपकी, मजाक कर रहा हूँ, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसे लगा कि कुछ चीज़ें तो ज़रूर ऐसी हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करती हैं, जिनको हमने छोड़ दिया हुआ है। हमने सिर्फ पकड़ा है शरीर को, जबकि शरीर से पहले हम एक माइंड भी हैं, उस माइंड से पहले हम एनर्जी भी हैं, हम स्पिरिट भी हैं। तो हमारे जो वो पुराने लोग थे, वो उन एनर्जीज के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर, हमारे इंटरनल पावर के ऊपर काम करते थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम किसी इंसान को जब देखते हैं और हमको वो सुंदर लगता है, तो हम ये देखकर कि उसकी सुंदरता को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि उसका मन कितना सुंदर है, उसके भाव कितने अच्छे हैं, उसने हमको इंटेंशंस कैसे दी, उसने हमारा वेलकम कैसा किया। हम एक चीज को देखकर ये निर्णय करते हैं कि उसने कपड़े कैसे डाले हुए हैं, उसका दिखने में वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। लेकिन हम कभी भी, तो ये क्यों हुआ? हमने अपने आप को बाहर से जितना कनेक्ट हम करते गए, हम न सिर्फ ये सुंदरता का मीनिंग बदलते गए, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी बदलते गए कि वो चीजें जो हमारे अंदर से हमको स्ट्रेंथ देती थी, हमने उनको सबको छोड़ दिया। हमें लगा कि जो बॉडी के साथ चीज हो रही है, वो बॉडी को ही ठीक करने से वो ठीक होगी, बॉडी को ही खराब करने से वो खराब होगी। लेकिन मैं ऐसा अक्सर बोलता हूं कि जब आपका अंतर मन स्वस्थ होता है, आपकी एनर्जीज खुश होती हैं, आपके 7 चक्रास बैलेंस में होते हैं, आपकी प्राण वायु, आपके पूरे शरीर के अंदर जो प्राण 5 तत्व फ्लो कर रहे हैं, प्राण अपान व्यान उड़ान समान, जब ये बैलेंस में होते हैं तो ये एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। और ये चीजें मुझे समझ में आई और मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। किसी मेरे दोस्त ने बोला, वो बोला तुम्हारा एक अच्छा खासा चैनल है, 7-8 लाख सब्सक्राइबर तुम्हारे होने, 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अब तुम अगर ये सब लोगों को बोलोगे कि भैया हेल्थ और ये, तो ये क्या कर रहे हो, ये तुम, ये बहुत, मैंने भी कहा ठीक है, ये सही बात बोल रहा है कि अब मैं क्या, लेकिन अंदर से मन करता था और कुदरती जैसा ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या, ये कुछ ही दिन के बाद मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। वो कुछ ग्लिच था, हैक वैक हो गया, कुछ जो भी हुआ वो खत्म, और लगभग 2 महीने तक वो गायब ही रहा, रिकवर नहीं हुआ ना, रिकवर नहीं हुआ कुछ भी, किसी भी तरीके से वो हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा टेक्निकल वो था। खैर, वो जब आप एक अच्छी सोच के साथ चलते हो तो आपके साथ कुछ एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिनके सहारे से फिर मैं वापस अपना चैनल वापस मुझे मिला। जो वापस मिला मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने शाम को जिस दिन चैनल आया, मैंने उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, उसके बाद एक आधा वीडियो मैंने और शूट किया, वीडियो शूट करके चंदन जी मैंने डाला। अपन लोग क्रिएटर लोग जो होते हैं, हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अगले दिन सुबह उठ के हम स्टूडियो ओपन करते हैं कि भाई चेक करते हैं क्या रहा, कैसे रहा, क्या परफॉर्मेंस था, हम सब देखते हैं ना। मैंने देखा तो व्यूज 2, एक तो मेरी वाइफ ने देखा था, एक मम्मी ने देखा था और ये मतलब ये तीसरा व्यू ही नहीं आया। मैंने दूसरा एक और वीडियो अपलोड किया, व्यूज नहीं। टॉपिक क्या था दोनों वीडियो का? जो मैं पहले जिस पे समझ पर्सनालिटी गया। डेवलपमेंट पे या सेल्स कोचिंग पे या जो भी मैं वीडियोस बनाता था, सेल्फ हेल्प के मोटिवेशन वीडियोस जो भी थे। अब इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में कोई ये भी सोच सकता है कि भाई ये मेरे साथ हुआ क्या है कि पहाड़ से गिरे और खजूर पेट के, मतलब चैनल आ भी गया लेकिन नहीं भी आया, इससे तो अच्छा नहीं आता। लेकिन मैंने उस परिस्थिति में, मैंने, क्योंकि मेरी जो आदत थी ना, ये शुक्र अदा करने की धन्यवाद देने की आदत लग चुकी थी। मुझे पता था कि हर एक सिचुएशन में जो भी हमारे साथ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो मैंने उसी समय मैंने कहा वाह प्रभु, अब हमको तो हमारा तो काम है ड्राइंग बनाना, ऊपर वाला मिटा दे, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा वाह प्रभु, मैं कहा ये कमाल कर दिया। मैं कहा अब जो लोग बोलते थे ना कि भाई कौन, मैंने कहा एक भजन है, मैं बचपन में सुना करता था, हमारे घर में चला करता था, जब ये शिव विवाह पढ़ा जाता, कई लोग पढ़ते हैं शिव विवाह, तो शिव विवाह पढ़ा जाता तो उसमें एक लाइन आती थी, वो जिन्होंने भजन गाया वो बोलते थे, वो कहते थे कि उसे सदा, शंकर भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो जब उनसे लंका छीन ली जाती है, लंका उन्होंने हवन करवाया, पाठ करवाया, तो वो ले गए लंका, तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी लंका चली गई, आपके पास तो लंका बची नहीं।
तो शंकर भगवान एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, कहते हैं उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। क्या बात है। कहते मैं तो पहले भी यहीं बैठ जाता था, इसी हिमालय पर्वत पे यही मृगछाल बिछाई और यहीं विराजमान हो गए, कहते अब भी यहीं बैठा हूं, मेरे को क्या फर्क मुझे है, किसी चीज का डर। मेरा कोई क्या ले गया। तो मुझे लगा कि यार अब तो अपन है ही जीरो पे, अपना तो कोई देख ही नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम ने मुझे आउट ही कर दिया, निकाल ही दिया कि भैया तुम हो ही नहीं। क्योंकि 60 डेज तक अगर आपका कुछ भी प्रेजेंस नहीं है तो आप जीरो हो, चाहे सब्सक्राइबर आपके 50 लाख हो। ठीक है भैया। तो मैंने कहा अब जो मैं करना चाहता था मैं नहीं कर पा रहा था, उसने कहा मैं करवाता हूं। उन्होंने कहा ड्राइंग ही मिटा दो, शुरू करो। उस दिन मैंने पहला वीडियो, जो मैं चाहता था हमेशा से कि मैं हेल्थ को लेकर के बात करूं, उस दिन मैंने पहला वीडियो अपलोड किया और 1 वीक के अंदर वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। अब ये और क्या सिग्नल मिले आपको, और क्या आप, तो उन्होंने कहा कि जो तुम करना चाहते थे ये तुम करो। खुशी कैसी थी सर 1 मिलियन वाली? देखिए वो 1 मिलियन की तो ऑब्वियसली, हम इंसान हैं तो वो बहुत अच्छी खुशी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये थी कि जो मेरा पर्पस था, जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है, वो मुझे पर्पस मिल गया। क्योंकि अगर वो 1 मिलियन शायद व्यूज ना होते, लेकिन 10,000 भी होते, 5,000, 2,000 भी होते, तो मुझे ये लगता कि हाँ, ये जो मैं करना चाह रहा था मैंने वो शुरू कर दिया और उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला कि लोग वाकई उस चीज़ को। तो फिर मैंने अपनी ये जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने होलिस्टिक वेलनेस अपनी ज़िंदगी में उतारी, जो मैंने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद, जो मैंने चरक संहिता पूरी छान मारी और मैंने उसके बाद जितनी चीज़ें वहाँ से निकाली, मुझे लगा कि ये सब मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो नेचुरल चीज़ें शेयर करूँगा जो लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालें। आप यकीन मानो, मैंने एक उसके बाद मेरा 7वां-8वां वीडियो था जब मैंने ये जर्नी दोबारा शुरू की। एक वीडियो था मेरा फिटकरी को लेके। फिटकरी आप जानते हैं फिटकरी क्या होता है? हम कुछ लोग दाढ़ी की बात बताते हैं। मतलब पुराने जमाने में जो बार्बर शॉप होती थी, नाई होते थे, वो सिर्फ फिटकरी, ये आफ्टर शेव वगैरह तो होते नहीं थे। तो किसी ने मुझे कहा भाई तुम कितनी बात कर लोगे हेल्थ की? मैं कहा हर चीज में बात करूंगा। मैं पानी में बात करूंगा हेल्थ की, मैं फिटकरी में बात करूंगा हेल्थ की, मैं बात करूंगा चाय में हेल्थ की, मैं बात करूंगा तुम्हारे खाने जो दिखता रहेगा, मैं बात करूंगा एसी में हेल्थ की। ये क्या कर रहा है, क्या बढ़िया कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है, कैसे इसके नुकसान से बचा जाए, कैसे ये हमको ड्राइनेस दे रहा है, ये जो पानी पीछे से निकल रहा है निकल क्यों रहा है, ये सक कहां से कर रहा है, क्यों हमारी बॉडीज को ड्राई कर रहा है। हर चीज पे बात करूंगा क्योंकि मैं इस पे बात करना चाहता हूं। तो वो एक छोटा सा फिटकरी, वो किसी ने मुझे कहा ये क्या टॉप फिटकरी, ये क्या बात हुई। मैंने वो वीडियो बनाया, वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे, अगर फेसबुक ये वो सब 2-3 चैनल्स और सब जगह मिला दिया जाए तो वो वीडियो 30 मिलियन पार है। बाप रे। और कुछ टाइम के बाद तो लोग मुझे बोलने लग गए थे कि ये फिटकरी बाबा आ गए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम आज फैसिनेट होते हैं। और आप यकीन मानो, ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ट्रेवल करते आते जाते रहते हैं, मैंने जिस दिन से वो फिटकरी यूज करनी शुरू की उसके बाद आज तक है मैंने आफ्टर शेव कभी यूज नहीं किया है। मेरे पास आफ्टर शेव, मेरे पास आफ्टर आज के जमाने में भी वो करते हैं? मैं आज के ज़माने में मैं मेरे को जब से मैंने ये 3-4 साल हो गए मुझे जब से पता चला, मेरे फादर करते थे लेकिन मुझे लॉजिक नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, आपके चेहरे पर अगर शेव करते हुए कट लग जाता है, आप कितना ही आफ्टर शेव डाल लो, वो एंटीसेप्टिक तो है लेकिन वो ब्लड बंद नहीं करेगा। और उसमें क्या केमिकल है, वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, उसमें कोई कैंसर कॉजिंग कंपाउंड तो नहीं है, कैसी कंपनी उसको बना रही है, क्या केमिकल्स, क्या स्पिरिट, क्या चीज़ उसमें यूज़ की गई, नहीं पता ना। लेकिन कितना ही कट लग जाए, आप फिटकरी यूं करो और दोबारा मुझे बताओ कि वहां से ब्लड आता हो तो वो चीज काम करती है, क्यों नहीं करती। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये चीजें हैं ये लोगों तक, और आज भी मैं वही चीजें यूज करता हूँ। मतलब हाँ, मैं कभी ट्रेवल करता हूँ तो ये कुछ चीजें, जैसे मान लो फेस वॉश हो गया, हम क्या करेंगे तो हमको एक ट्रेवलिंग किट है तो आपको उसमें कैरी करना पड़ता है। अदरवाइज ये सभी लोग मेरे साथ वाले जानते हैं कि जब से मैंने ये सब सिस्टम शुरू किया, मेरे को लगभग 3 साल हो गए मैंने अपना फेस वॉश से मुंह नहीं धोया है। बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास फेस वॉश है क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ तो मेरी किट में मैं वो सब चीज़ें कैरी करके नहीं लेके सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया तो, लेकिन मैं अपने घर में मैंने कभी यूज ही नहीं किया। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल साक्षात मैंने कितना टाइम हो गया कि मुझे जब ये पता चला कि एक नेचुरल शैम्पू आप बना सकते हैं। श्री राजीव दीक्षित जी को सुना था, लेकिन सुन ही लिया था। जैसे कई लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे ना, सुन ही लेंगे, सुनने के बाद फिर वो दूसरा सुनेंगे। कई लोग सुनते ही हैं बस, फॉलो नहीं करते। मैंने भी सुन ही लिया, फॉलो नहीं किया। मैं कहा ठीक है भाई, सुनते रहो, सुनने की भी आदत है। जब मैंने ये जर्नी शुरू की होलिस्टिक वेलनेस की, तो मैंने वो राजीव दीक्षित जी ने जो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया,
और आप यकीन मानो, अभी हमारा एक इवेंट हुआ था, 2 लोग मेरे साथ बैठे हैं गवाह, हमारा एक इवेंट हुआ था मसूरी, हमारा इवेंट होता है हील योर सोल के नाम से, 5 दिन का इवेंट होता है। वहां पर हमारे एक पार्टिसिपेंट जिनकी एज अप्रोचिंग 80 है, जिनके बाल 30 साल की उम्र में झड़ गए थे, आज 70 साल की उम्र में दोबारा वापस आए। गलत तो नहीं कह रहा सर? एक शब्द एक बार में नाम बताएंगे, दोनों एक साथ बताएंगे। सर क्या नाम है? क्या बात है। वो मैंने, मेरे बाल सर, ये जो आपको लग रहा है ना, ये मैं यहां तक पहुंच गया था सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सिर बिल्कुल खाली होने वाला है। वो नेचुरल चीज यूज की, उसके बाद दोबारा मैंने कभी शैम्पू ही नहीं यूज वैसे किया। सर बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, हाँ, प्लीज। आंवले का पाउडर, रीठा हाँ। का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर, एक फूल होता है जिसको गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस, हम्म, उसका पाउडर आता है, एक रोजमेरी होता है, फूल आता है उसका भी, उसका ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल। उसमें विटामिन ई का डलना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई उस रीग्रोथ के लिए बड़ा, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है सर, आप 5-7-10 लाख व्यूज हैं उस पे लोग, और सिर्फ व्यूज नहीं, ओपनली कैमरा पे बोल रहा हूं, उस वीडियो को खोलो, उसके कमेंट्स पढ़ो। मतलब ये तो मैं यहां पे ऐसे ही बोल सकता हूं ना, उस वीडियो को ओपन करके उसके कमेंट्स पढ़िए। लोग कह रहे हैं सर ये तो हम पता नहीं कितने लोगों को बता रहे हैं हमने शैम्पू यूज करना छोड़ दिया हमने। मतलब मेरा कोई किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कहने का ये मतलब है नहीं, कि लोग तो आजकल आदिवासी ऑयल के पीछे पड़े हैं। रूट्स नहीं, वो भी हो सकता है, मुझे उसका हाँ, पता नहीं, वो हाँ। भी हो सकता है बहुत अच्छा हो, हाँ, बहुत बढ़िया हो। अगर कोई चीज नेचुरल है और वाकई वो आपको सही फॉर्म में मिल रही है और आप उसका सही से क्योंकि नेचुरल होना जरूरी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। तो सर जो मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेद को अभी भी वैलिडेट बहुत लेवल पे नहीं करता, ना तो बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करता है। अगर हम 90s की बात करें तो बहुत सारे गेम्स ऐसे होते थे जो हमें फिट रखते थे। मुझे भी पता है कि खेलने के पहले खेत जाना होता था, वहाँ काम करना होता था, फिर हम खेलने के लिए परमिशन मिलता था। मुझे पता है कि उस टाइम पे ना तो एक बार सर दर्द हुआ है, ना तो किसी बॉडी में कहीं दर्द हुआ, लेकिन आज के टाइम में पर्सनली मैं भी फील करता हूँ, रात को दर्द शुरू हो जाता है, आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाता है। सो ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, जो आप सेशन अभी कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल होता है बैक टू बेसिक्स। तो अभी लोग बैक टू बेसिक्स कब जाए और कैसे जाए, क्योंकि बिलीवर भी नहीं है वो, मतलब इस चीज़ों को बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ वो फंसे पड़े हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि बिलीव कभी भी हमको किसी के बताने से होता नहीं है। बिलीव तो हमको या तो टेस्टिमनी से होता है, रिजल्ट हाँ। से होता है, या खुद के करने से होता है। इसीलिए आप देखो जितनी एड्स हमको दिखाई जाती हैं उसमें हम लोग, ये मान लो कोई टूथपेस्ट की एड है तो आप देखोगे उसमें वो व्हाइट कोट डाल के, आपको पता है कि ये एक एक्टर है, लेकिन फिर भी वो कोट क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड, इंटरनल जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं जानता है, वो लग रहा है कि मैं एक ऐड देख रहा हूँ, डॉक्टर मुझे बता रही है कि आपको ये टूथपेस्ट करना है, आपके दांत बढ़िया रहेंगे। तो हमारा माइंड एविडेंसेस में बिलीव करता है, और दुनिया का सबसे ताकतवर एविडेंस आप जानते हैं क्या है? खुद का रिजल्ट। और खुद का रिजल्ट आप बिना, जैसे बोलते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है, वैसे ही बिना किए कुछ भी आपको जीवन में अचीव हो नहीं सकता है सर। तो कभी भी आप जब दूसरे को देखते हैं ना, दूसरे को देख करके भी आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमारे आसपास हमारे 4 लोगों ने, हमारे या इसने या उसने या कोई बता रहा है। इसीलिए मैंने अभी जो लास्ट पॉइंट मैंने खत्म किया ना, ये मैंने इसी स्टेटमेंट के साथ खत्म किया, मेरी बात पे मत जाओ। जो वीडियो है अगर आप उसके कमेंट्स में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। हाँ, वैलिडेट करो आप कमेंट में जाके। वैलिडेट करो ना, आप जानो कि क्या हाँ। वाकई ये बात सही है। हो सकता है मेरे इन्होंने ऐसी नाम बोल दिया हो, ऐसी कुछ बात बोल दी हो, लेकिन आप जब वैलिडेट करते हो तो आपको, क्योंकि टेस्टिमनीज से चलता है हमारा माइंड, तो जब आप एक उस वैलिडेशन वाले चीज को देखने लगते हो, एक्सेप्ट करने लगते हो, तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव आते हैं। अगर आपके सामने भी आप किसी बहुत नियर एंड डियर में भयंकर चेंज देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये मुझे कर लेना चाहिए। और वहीं इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, आप बहुत नियर एंड डियर में कोई बहुत बड़ी डिजीज, कोई बीमारी देखोगे और उसका कारण पता चला, आपको लगेगा ये मुझे भी छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, होता है कि नहीं होता? बहुत हम्म। नजदीक में जब आप वो चीज देखते हो तो उसका इंपैक्ट आपके पास गहरा होता है। बहुत दूर से देखते हो तो लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो जब सोसाइटी में, समाज में एग्जाम्पल्स कौन सेट करता है? वही लोग सेट करते हैं जो चीजों को इंप्लीमेंट करना जानते हैं। आपने आज इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, आपकी कंपनी, आपका सब सिस्टम, आपके किसी भी स्टाफ के कोई भी किसी मेंबर से मिल लो, ऐसे लगता है कि भाई हम अपने घर में आ गए वापस। मतलब ये लगता ही नहीं है कि हम ऑफिस में आ रहे हैं किसी। जब से हम आए हैं यहाँ बैठे हैं, इवन चाय पीने से लेकर के यहाँ तक भी ऐसा लगा कि यार ये तो अपना घर, ये कहाँ आ गए। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो चीज आपने एक सेट किया है, पैरामीटर सेट किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को बताने से पहले सबसे पहले मैं ये पैरामीटर सेट करूं।
कि मैं वो चीज़ फॉलो करूं, और करने के बाद मैं ये नहीं बताऊं कि, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने तो डिग्रियां की हुई हैं, हमने तो ये किया है, हमने तो वो, तो लोकेश जी एक बड़ी अच्छी बात मुझे बोलते हैं, वो कहते हैं बंदूक का लाइसेंस दिखाने से शेर नहीं मरता, गोली चलानी पड़ती है। मतलब एक्शन आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने वो साक्षात चीजें, कोई भी चीज बताने से पहले सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या मैं इसको अपनी डेली रूटीन, मेरी रूटीन का पार्ट अगर वो नहीं है तो मैं इसको नहीं करूंगा। मैंने आज से 4-5 साल पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाना था विल पावर पे कि विल पावर क्या होती है, विल पावर कैसे काम करती है। मैंने वीडियो पूरा तैयार कर लिया। जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करना था ना, मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ सर, क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी विल पावर ऐसे होनी चाहिए, ये आप विल पावर से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और मुझे खुद को भी एक एडिक्शन थी। मैंने कहा यार मैं अपनी एडिक्शन तो छोड़नी, ये तो बड़ी नकली बात हो जाएगी। मैंने सर 3 महीने बाद वो वीडियो बनाया, जब मैं अपने आप को कॉन्कर कर चुका था। ओके। तो मुझे लगा कि अगर वाकई ये चीज मैं बता रहा हूँ काम करती है, मैं किसी की दिल तक उतरना चाह रहा हूं, तो पहले मैं तो चेक करूं कि मेरे लिए कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर उन चीजों को अप्लाई किया, एक एक चीज को। 3 महीने लगे सर, लेकिन मैंने वो किया। मैंने कहा मैं ठोक के बाद बोल सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही है। और फिर वो फील भी वैसे ही आएगा जब हम रियल होते हैं। एक मूवी थी सर, नायक मूवी थी, जहाँ एक दिन के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सो एक प्रेजेंटेशन आपका हो हेल्थ मिनिस्टर के सामने, ऐसे क्या पॉइंट्स आप रखना चाहेंगे जिससे कि वरदान मिले यूथ के लिए भी और उनके लिए भी जो अभी भी अपने हेल्थ को लेके ना बहुत केयरलेस है। सर सबसे पहले तो मैं पॉइंट नहीं रखना चाहूंगा, मैं कहूंगा मुझे रख दो लोगों के सामने एक बार के लिए मुझे मौका दे दो कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और अपनी बात पहुंचाने में मैं सिर्फ लोगों के साथ एक छोटा सा स्टेप कन्वे करना चाहूंगा, जो कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं, और मैं अपने इवेंट्स, हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सबसे पहली मैं ये चीज़ कन्वे करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ मिल रहा है आपको, ये आपकी भावदशा और आपकी मनोदशा के कारण मिल रहा है। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। क्योंकि आप देखो चंदन जी, 90% डिजीज जो है वो साइकोसोमैटिक कैटेगरी में आ रही हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है, साइकी मीन्स हमारा माइंड, सोमा मतलब हमारी बॉडी। हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी थॉट जो हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में आता है, उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट आपके शरीर के ऊपर होता है, पूरा का पूरा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से जब हमारे पास वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज रखी होती हैं, हमारे पास स्ट्रेस है, उसको हम झेल नहीं पा रहे हैं, उसको हम हैंडल ही नहीं करना हमको आ रहा है, हम कैसे जो सिचुएशन हमारे अगेंस्ट गई, कैसे हम उससे कुछ ब्यूटीफुल मैसेज निकाल के ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए उसको एक वैल्यूएबल एसेट बना सकते हैं, पावरफुल टूल बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम ये धीरे धीरे जो डिजीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम जो है मतलब छोटी छोटी उम्र के अंदर ही हम बहुत गलत आदतों के अंदर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम इन चीज़ों को समझ लें एक बार मास लेवल पर, कि वाकई हमारे इमोशंस, मैं अक्सर एक शेर बोलता हूँ, एक शायर का शेर है कि मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। मतलब कोई और मेरी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने नहीं बैठा है, कोई और नहीं कर रहा है। करने वाला कौन है? मैं खुद, मेरा थॉट प्रोसेस। लेकिन जब तक ये रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, या तो समय निकल चुका होता है, या परिस्थिति निकल चुकी होती है, या अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रेजेंट किया जाए सामने, तो मैं एक संदेश देश के नाम, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं ये संदेश दूं, क्योंकि मैं उसको अपने शब्दों में इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मैंने वो जीवन जिया है। मैं उन सुसाइडल थॉट से निकल के आया हूं। मैंने वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को जीवन में बड़े करीब से देखा है, और वहां से लेकर के यहां तक की जर्नी को भी देखा है। और मैंने उसमें यह भी देखा है कि किन चीजों ने मेरे लिए काम किया और किन चीजों ने नहीं किया। कौन सी वो चीजें थी जिनको मैं ट्राई करता रहा, मैं लगातार दवाइयां खाता, कुछ भी करता रहा तो मैं सोया ही रहा। जिस दिन दवाई बंद की, वापस लगा मैं तो वही हूं। तो करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी अंदर से मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि सर, अगर हमने अपनी मनस्थिति के ऊपर काम नहीं किया, उसको ध्यान से नहीं समझा, तो हम जीवन में एक बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे ये मौका दिया जाए और मुझे प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर के मौका मिले, तो मैं कहूँगा मोदी जी, बस वो नायक मूवी में जैसे वो था ना, मुझे वो तो नहीं बनाओ, लेकिन एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मुझे सिर्फ ये मौका दो कि मैं अपनी बात रख सकूं, लोगों तक समझा सकूं। क्योंकि हो सकता है अगर 4, 6, 10, 50, 20, 100, 200 कुछ भी लोग मेरी बात समझे,
तो ये एक बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा जीवन के लिए कि मैं वाकई लोगों को ये चीज़ कन्वे कर पाया। और फिर अगर एक बार मैंने कन्वे कर दी तो फिर यकीन मानो फिर मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्या बात। क्योंकि सिर्फ एक वाइब्रेशन मैच होने की देर है। अगर वो हो गई तो फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे वो लोग जिंदगी में। सो आपके डिस्कशन में सर जो बैक टू बेसिक्स वाली बातें थी, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भारतवर्ष को, वो क्या आपको लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कि वो दुर्लभ पुस्तकें जो यूं ही जल गई, आज अगर वो होती तो भारत कैसा होता हेल्थ के मामले में, अवेयरनेस के मामले में? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमसे ले लिया गया, या यूं आप कहो कि कई जगह जले जैसा प्रतीत करवाया गया और कई जगह हमसे वो ले लिया गया। और आज उनके ऊपर रिसर्च कर करके और बहुत देश, बहुत दुनिया, बहुत लोग जो है उसको अपने पेटेंट्स भी बना रहे हैं। और जब वो वहाँ से घूम के आता है, एक मॉडर्न साइंस उसको वैलिडेशन देती है कि वही ठप्पा लगा दिया हमने कि ये चीज़ है, तो हम उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन वही जब हमारे स्क्रिप्चर्स ये बात बोलते हैं तो ये हमारी ही सबसे बड़ी विडंबना है। हमारी विडंबना है सर। हमारे पिताजी हमको कोई बात बोलते हैं तो हमको लगता है कि भाई ठीक है तुम तो हाँ, लेकिन वही कोई विदेशी कोई बात बोलेगा तो हमें लगता है हाँ भाई तुम बढ़िया बोल रहे हो। अभी मैं एक मजाक में ये बात बोलता हूँ, और कई बार मैं ये बात बोलता हूँ। एक हमारे पास पार्टिसिपेंट आए, बोले सर मुझे ये चैलेंज है, ऐसे 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 ऐसे, मैं क्या करूँ सर? मैंने कहा सर एक तो ना डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग आपने करनी है, एक ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करनी है, ये दोनों चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करो। बोला अच्छा सर, वाह बहुत बड़े, कैसे सर, कैसे 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 करना है, बहुत सर बताओ, मैं वो नोट पैड सर कैसे कैसे। मैंने कहा सर इसका मतलब है, हिंदी भाषा में बताऊं? बोला हाँ। मैंने कहा सर इसका मतलब है अनुलोम विलोम। अरे सर मैं भी सोच रहा था ऐसे नोट वो क्या, अच्छा सर कुछ और बताओ सर, कुछ बढ़िया बताओ। मैंने कहा जब मैं ये ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग बोल रहा था तो तुमको बढ़िया लग रहा था? चीज तो मैं यही बता रहा था। मैं बोल रहा था डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग को, गहरी सांस को, तो तुमको चीज बढ़िया लग रही थी। वो 3 वाला कि मशीन क्या है। हाँ तो मैंने कहा अब मैं कह रहा हूं कि अनुलोम विलोम करो। अरे सर कुछ और बताइए ना। मैंने कहा भैया ये जो चीजें थी ना जिनको हमने अंडर एस्टिमेट किया, जो हमारे प्राण को संचालित करती थी, हमारे प्राणों को रेगुलेट करती थी, इन चीजों को हमने जितना छोड़ते चले गए, जितना हम अपनी रूट से दूर होते गए। और आज आप देखो, आज का मतलब हमारी तो जनरेशन फिर भी शायद ऐसी जनरेशन है जो इन चीजों को थोड़ा सा मतलब हमारे जो बाद का मतलब वो नहीं जो अभी टीनेज में है, बाद मतलब वो जो हमारे भी बच्चे हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते कि उन तक इन चीजों की भनक भी नहीं पहुंचेगी कि ऐसा कुछ कभी हुआ भी करता था। हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी तेजी से हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, मटेरियलिज्म के चक्कर में हम ये सब कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं ना सर। और ये हर एक चीज को मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ठप्पा लगा के बेचा जा रहा है कि मतलब चाहे जूस कितना ही नकली हो, लेकिन अगर जूस का नाम आपने असली रख दिया, असली जूस, तो लगेगा कि हाँ जूस असली है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने आयुर्वेदिक लिख दिया, लगेगा बात तो यही कर रहा है सबसे बढ़िया। आपने कोल्ड ड्रिंक बना दी और उसके ऊपर लिख दिया 0 कैलोरी, लो शुगर, तो आज के यूथ को ये चीज लग रही है, हाँ वो उसी में ही वो आनंद ले रहे हैं कि ये बड़ी फैसिनेटिंग है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, हमारे आपके जैसे लोगों को लेनी पड़ेगी। क्योंकि सर हमने ही खुद, मतलब एक बड़ी दुखद बात है, लेकिन हमने ही खुद अपने घरों में ये चीजें खत्म की हैं। अग्री सर। हमने ही ज्ञान देना बंद किया है। हमने ही अपने बच्चे को बोला है कि हमारा बच्चा अगर कोई घर पे गेस्ट आते हैं ना, हमारा बच्चा बोलता है बेटा स्कूल कब जाना है पापा? सोमवार को जाना है पापा। बेटा मंडे बोलो। हमने खुद अपने बच्चे के दिमाग में यह बात डाली है कि तुम्हारी जो भाषा है वो तुच्छ है, तुम्हें ये लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। आज आप हिंदुस्तान के अलावा आप दुनिया के किसी और देश में चले जाओ और आप मुझे दिखा दो कि वो अपनी मातृभाषा से ज्यादा अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये भाषा गलत, ये नीड ऑफ द सोसाइटी है। मैं खुद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूं, मुझे खुद जगह जगह जाकर कंपनीज में ट्रेनिंग। जब तक आपके प्रोफेशन का सवाल है तो प्रोफेशन में आपको 10 काम करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी रूट्स में वो चीज गायब नहीं होनी चाहिए। मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, मैं अभी कुछ दिन पहले एक होटल में गया, मैं इंडियन हूं, वो इंडियन है, हेलो सर हाउ कैन वी हेल्प यू। भाई हिंदी में थोड़ा वार्तालाप। आपको भी पता है कि मैं भी यहीं से आया हूं,
मुझे भी पता है कि आप भी यहीं के हो। फिर तो ओ पाजी तुसी, मैं कहा हाँ। मैं कहा, यार पंजाबी बोल सकते हो, दोनों बोलते हैं मिलके, कमाल है, क्या बात हो गई। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ मैं तो एक लैंग्वेज को मैंने वैसे एज अ टूल लिया। कहने का मतलब है कि हमने खुद ने ही लैंग्वेज यूज करने में कोई बुराई नहीं है, हर कंट्री यूज कर रहा है, स्पेन कर रहा है, जापान कर रहा है, चाइना कर रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता, जब वो आपस में है तो उनकी प्राथमिकता तब अंग्रेजी नहीं है। जहां जरूरत है वहां जरूरत पड़ने पर ये एक औजार के रूप में काम आती है, लेकिन अगर आपने इसी को अपना प्राइमरी, ऐसे ही हमारे पास कितनी प्राइमरी चीजें थी जो मैंने 4 एग्जांपल आपको बताए। डायबिटीज ठीक करने के लिए हमको पता था कि मेथी दाने का पानी बहुत बढ़िया काम करता है, हम उसको भिगोने की जगह हम गोली का पत्ता फाड़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो रूट्स की चीजें थी सर, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमने आगे पास ऑन नहीं की है, हमने नहीं की है। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूं और हर एक इंसान को कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये हमसे गलती हो रही है सर। अपने रूट्स को जिस दिन हम आगे बताना भूल जाते हैं उस दिन सोसाइटी में डिसरप्शन क्रिएट होता ही होता है। क्या बात है सर। आपके पास सर बहुत सारे लोग आते होंगे अलग अलग सवाल लेके, ऐसे कोई आपके स्टूडेंट या पेशेंट जो आए हों और वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, बट आपने उस पर काम किया और रिजल्ट आया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज में जब हमारे किसी भी इवेंट को ज्वाइन करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन इवेंट हो, तो क्योंकि मैं उस स्थिति से निकला हूं, मैंने वहां से सब चीजें देखी हैं, जब तक इंसान खुद उस परिस्थिति में होता है ना, तब तक उसको ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क लग रहा होता है। जब मैं भी खुद भी डिप्रेशन में था तो मुझे भी लग रहा था कि यार इससे तो निकला ही नहीं जा सकता, इसका अंत तो मतलब बस ये है ही नहीं है। इसका अंत है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं उससे बाहर निकला तो फिर मैंने ये शेर ढूंढा कि मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरी मनस्थिति गड़बड़ है, मुझे बदलने के लिए कोई स्वयं भगवान साक्षात कल की अवतार लेके यहाँ सामने नहीं बैठे होंगे कि भाई अब तेरे लिए आ गया हूं, अब शुरू हो। नहीं होगा, मुझे अपनी मनस्थिति खुद बदलनी पड़ेगी। और ये मनस्थिति जानते हैं कब बदली जाती है? जब हमारा इंटरनल सेल्फ, हमारी इंटरनल स्टेट बदलती है, हमारी प्राण शक्ति बदलती है, हमारी प्राण ऊर्जा को हम स्पंदित करना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे योग में बड़ी सारी चीजें हमारे शास्त्रों ने हमको दी कि आप देखो, ये हमारा देश वो देश है जिसने मेडिटेशन पूरी दुनिया को दिया। आज आप कभी भी सर, कभी मौका मिले ऋषिकेश जाइए, मतलब वो योगा कैपिटल ऑफ द कंट्री बन चुका है, अब तो मेडिटेशन कैपिटल ऑफ द कंट्री बन चुका है। मैं आपको दावा करता हूं, आपको जितने वहां भारतीय दिखेंगे उतने ही आपको 50% इंडियन है तो 50% फॉरेनर्स है। कोई जगह सर ऋषिकेश? पूरे ऋषिकेश में आप एक्सप्लोर अच्छा। कीजिए, पूरे ऋषिकेश में आप देखिए, आपको फॉरेनर्स खूब दिखेंगे। और वो फॉरेनर्स वहां पर नशा करने नहीं आए हुए, वो वहां घूमने नहीं आए हुए, वो वहां योगा सीखने आए हुए हैं, वहां मेडिटेशन सीखने आए हुए हैं, और वो वहां से सीख करके जाके पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। और हम लक्ष्मण झूला पे फोटो खिंचवा के बढ़िया मस्त आनंद लेके आ जाते हैं कि भाई झूला था, बहुत बड़ा पुल था, आनंद लिया। लेकिन जो हमारे रूट्स थे वो लोग सब सीख, बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, सबको सीखना चाहिए। लेकिन कहने का ये मतलब है कि वो रूट्स जब हमारे पास होते हैं ना, जब हम जानते हैं कि वाकई मेडिटेशन में कितनी बड़ी ताकत है, वाकई डीप ब्रीदिंग में कितनी बड़ी ताकत है, वाकई ये डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसको मैं अभी थोड़े ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग बोल रहा था, अगर फैंसी वर्ड्स में कितनी बड़ी ताकत है। तो मुझे ऐसे लगता है वो जो लोग हमारे पास आते हैं उनको जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, लेकिन मैं कहता हूं भाई मुझे थोड़ा समय दो। कोई मेरे पास आता ना, कहता ये कितने टाइम से स्ट्रेस्ड हो, कहता सर 15 साल हो गए सर, 20 साल हो गए सर, पेनफुल मेमोरीज लेके पड़े हैं अभी तक, किसी ने गलत किया था, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे दोस्त ने, मैं पेनफुल यहाँ रखी हुई है सर, यहाँ कईयों को तो पता भी नहीं है कि मेरे यहाँ रखी हैं। तीसरे दिन हमारी एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में कई लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे होते हैं, अंदर से निकलती है। क्या नाम है सर उस एक्टिविटी का? वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक एक्टिविटी होती है, हाँ। जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू बाहर निकलवाते हैं। लोग चिल्ला रहे होते हैं, बाहर निकालते हैं। उस दिन मैं उनको बोलता हूँ, जब वो बाहर निकाल देते हैं और फिर मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, स्ट्रेस में हो, किसी तरह का डिप्रेशन आ रहा है? नहीं सर। क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हल्का हो गया, लाइट हो गया। मैंने कहा पता है क्यों लाइट हो गया? क्योंकि जो आप सदियों से यहाँ 15 साल से रूमिनेट कर रहे थे ना, इसको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि बताने कोई नहीं है, कोई बात करने कोई नहीं है, कोई कौन बात करे। और जानते हैं अभी जो अब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आप असल मानिए, हम इस बात को बोलते तो हैं कि बच्चे आज मोबाइल में बहुत ज्यादा हैं। सर बच्चे को मोबाइल पकड़ाया किसने? हमने।
जब हम उसको थोड़ा सा ध्यान बटा के अले करके खाना खिला सकते थे, तो हमने छोटा भीम दिखा के खाना खिलाया क्यों? अपनी सहूलियत के लिए, तो कि हम थोड़े इजी हो जाएंगे। जब हम बिजी थे तो हम घर टीवी चलाकर देख करके क्यों आए? तो हमने और देखो आज वो हमसे बात पता है क्यों नहीं करते हैं बच्चे, जो बड़े थोड़े टीनेज में या आगे निकल जाते हैं, उनको क्यों ऐसा लग रहा है? उसका एक बहुत बड़ा कारण आप समझिए। जब वो छोटा बच्चा था ना, हमने पूरा का पूरा प्रेशर दिया कि बेटे पढ़ाई कर लो, जैसे जीवन सिर्फ पढ़ाई करने के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है, अदरवाइज तो ये जीवन तुम्हें मिलता ना, बस पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ लो। बच्चा हमारे पास कोई भी चैलेंज लेके आता है, हम उसके मिसमैचर बन जाते हैं, हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके खड़े हो जाते हैं। बच्चे का मार्क्स अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं आए, हम कहते हैं बेटे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो मार्क्स बड़े बढ़िया होने चाहिए, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ लो। हम वो जिस मनस्थिति में है, हम उसकी मनस्थिति समझने की जगह हम सारे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और बच्चे को ज्ञान देना शुरू करते हैं। जबकि बच्चा ज्ञान से नहीं समझेगा, बच्चा भाव से समझेगा। जब आप उसके साथ एक भाव रिलेट करोगे अपना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला ना कि एक टीचर थे, वो बोले कि भाई फेल मैं भी हुआ हूं, डिप्रेशन में मैं भी गया हूं, तो ये मत सोचना कि जो टीचर है वो नहीं गया होगा। लेकिन हम वो वहां पर हम ये प्रिटेंड कर, वो मां अपने बच्चे को डांट रही है, तुम्हारे 90% नंबर आने चाहिए, 9 तुम्हारे आए थे? अपने बच्चे को अपनी मार्कशीट दिखाओ एक बार, आए थे? नहीं। फिर क्यों इसके ऊपर दबाव बना के रखा हुआ? क्यों? मतलब हमने पढ़ाई को लेकर के इतना ज्यादा उसको वो कर दिया कि जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वो अपने माँ बाप को कोई चीज कहने से कतराता है, उसको लगता है कि मना ही करेंगे, क्योंकि बचपन में भी सब कुछ मना ही करते आए हैं, पैटर्न है। वो पैटर्न सेट हो गया सर उसके साथ, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया। आज मैं यकीन मानो, मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, ऐसे ऐसे लोग आए मेरे पास जिनके पास खुद के पर्सनल चॉपर्स हैं सर, पर्सनल चॉपर्स। और जब मेरे पास आए वो बोले सर नींद की गोली छुड़वा दो सर बच्चे बात नहीं करते, कैसा ऐसा करें, कैसे कर लें? मैंने कहा ये जो बात न करने का कनेक्शन है, इसको तोड़ने में कितना समय लगाया? बोले सर बच्चा जब तक 10th तक था तब तक तो मैं अपने काम में ही व्यस्त था, मेरे को समय ही नहीं मिलता था। मैं 12 बजे तो सर रात को कब बात करता, मैं 12 बजे तो घर जाता था। मैंने कहा फिर ये क्रिएट किसने किया है? ये डिस्टेंस, ये जो बीच का कनेक्शन था, ये ब्रेक किसने किया है? तो अगर हमने 10 साल लगा के ब्रेक किया है, तो मैं कोई अघोरी बाबा हूं क्या? मैं करूंगा फू चलो जाओ भैया घर जाओ और सब ठीक हो गया? भैया मैं तो नहीं हूं, वो तो आप अघोरी के कोई ऐसे बाबा के पास, गलत जगह आ गए आप तो। मैं तो प्रोग्रामिंग बदलता हूं जी लोगों के माइंड की, मुझे तो इसमें समय लगता है। आपने 10 साल किसी चीज को खराब करने के लिए दिए हैं, तो कम से कम 5-7 हफ्ते मुझे भी दे दो। मुझे अब वो प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी जो आपने गलत की है। मुझे आपके साथ और बच्चे के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसमें ये कनेक्शन दोबारा से बिठाना पड़ेगा। दोनों के साथ ओके। या किसी एक को कुछ ऐसी हिप्नोटिक कमांड्स दी जाए, समझाया जाए कि वो वाकई बच्चे को बोले क्या बात करे अपने बच्चे से, किस तरीके से वो बच्चे को कैसे एनकरेज करे कि बच्चा उनके साथ टाइम स्पेंड करे। बच्चे को ऐसे नहीं एनकरेज कर सकते कि चलो आओ आज दोनों बैठ के डिनर करते हैं। अब आपको बच्चे के लेवल पर ऑपरेट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा चल बेटा आज दोनों मिलके एक्सबॉक्स खेलते हैं, अपन दोनों गेम खेलेंगे, आज देखते हैं कौन जीतता है, पापा या बेटा। आप उसको बोलोगे आ जाओ तुम दोनों, हम सीरियस डिस्कशन करते हैं, बैठ के टेबल पे बात करेंगे। शॉक में होगा पापा को। हाँ पापा के हुआ क्या? आप उसको अपने लेवल पर लाकर नहीं बदल सकते, आपको उसके लेवल पर जाकर उसको ऊपर उठाना पड़ेगा सर। पहले आपको वहां होना पड़ेगा जहां वो चला गया है। इस एटीट्यूड को कैसे चेंज करेगा कोई? इस सबसे पहले तो भाव होना चाहिए। जब इच्छा होती है ना कुछ करने की, मतलब वो इच्छा है तभी पैसे देके हमारे पास आया है, नहीं तो क्यों आता, लगा रहता फिर अभी भी जो कर रहा है करता रहता। तो वो भाव जब पैदा होता है ना सर, भाव दुनिया में किसी चीज को ऐसा, मतलब वो भाव तो आपकी मनस्थिति को ऐसे बदलता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था, भाव के बारे में बात कर रहा था। एक बार रावण को किसी ने बोला तू माया से सीता के पास जाने के लिए छल से अनेकों रूप बदलता है, कितने रूप बदलता है सीता को पाने के, सीता के पास जाने के लिए। एक बार राम का रूप धर के देख। क्या बात है। और रावण जानते हैं रावण उसको क्या जवाब देता है? रावण उसको बोलता है तुच्छम ब्रह्म पदम परवधू संगः कुतः। तुच्छम ब्रह्म पदम कहता है जब राम का ध्यान भी करता हूं तो ब्रह्म पद भी तुच्छ मालूम होता है, पराई स्त्री की तो बात ही क्या है। क्या बात कर रहे हो, ब्रह्म पद भी तुच्छ मालूम पड़ता है, मैं सोच भी नहीं सकता पराई स्त्री के बारे में। भाव बदल गया।
जब आपके अंदर से वो भाव बदल, वो कहता है राम का नाम लेने से ही भाव बदल जाता है मेरा। मैं राम का वेश कैसे धर लूं? मैं तो ये उल्टा पुल्टा ही बन के जा सकता हूं भैया? नहीं धर सकता। आपके अंदर से जब भाव बदलता है ना इंसान के, आप जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हो। इसलिए वो व्यक्ति जो मेरे पास आया है, अब ये समय है कि उसके अंदर से कुछ बदलने की, उसने कुछ मतलब भाव बदला है अंदर से कुछ। और जब ये बदला है, इसका मतलब वो चेष्टा कर रहा है कि अब तुम मुझे थोड़ा सा, जो मैं जानता था मैं यहां तक आ गया हूं, अब जो तुम जानते हो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ताकि मैं थोड़ा और आगे जा सकूं। तो मैं जो जानता हूं मैं उनको बता पाता हूं, वो अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो वाकई जीवन बदलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहली जरूरत है मनस्थिति बदलने की, और ये मनस्थिति बदलने के लिए हमको उन रूट्स में जाना पड़ेगा सर, जो हमने कहीं ना कहीं खो दी हैं, हमने कहीं ना कहीं भुला दी हैं। हमने जो है, हमें ऐसा लगता है कि माथे पे टीका लगाना गलत है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पाठ करना गलत है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है मॉडर्न सब चीजें जो आगे को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आगे नहीं बढ़ना है, इंग्लिश नहीं सीखनी है, ये नहीं, बिल्कुल करना है, लेकिन पीछे नहीं छोड़ना है सर। अपने भंडार को बड़ा करना है। कई लोग बॉक्स उतना ही रखते हैं, पहले पीछे वाला सिस्टम से भर रहे थे, अब आगे वाला सिस्टम, कहते नहीं, आगे भी बढ़ो लेकिन पीछे को भी पकड़ के रखो, अपना बॉक्स बड़ा करो, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो कि हाँ मैं वो भी जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं। और आप एक दिन जब ये पूरा बॉक्स बड़ा होगा ना, जब आप ये चक्कर काट के वापस पहुंचोगे, तो जो ये पुरानी चीज जो आप देख रहे हो ना, ये पुरानी चीज है और ये आगे हम नई चीज पर आ गए, तो आप देखोगे यार जब हम घूम कर आए ना तो वापस यहीं आ गए। क्योंकि ये जिसको हम पुराना बोल रहे हैं ना, ये वाकई में अगर आप थोड़ा सा नजर उठा करके देखोगे ना, ये वो चीजें थी जो इस ब्रह्मांड की असली सच्चाइयां थी, जो हमारे योगी, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो ये चीजें हमको बताते थे। लेकिन हमें लगा कि हम और आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए ना, जैसे पृथ्वी गोल है ना सर, ये सर्कल गोल है, हम घूम फिर के यहीं आके खड़े होंगे। और कोविड ने वो थोड़ा सा हमें बताया कि भाई रूट से अगर आप भटके हो और अपने गांव गए और वहां कुछ नहीं है, तो ये बताया एक दिन आना तो वापस पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और यहाँ सर आपने प्रोग्रामिंग की बात किया, माइंड प्रोग्रामिंग की। सो ये जो एक वैसे शब्द बहुत सही नहीं है, एक मेंटल पर्सन, एक पागल व्यक्ति कि न्यूरॉन्स या दिमाग का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या उनकी प्रोग्रामिंग से उनको सही किया जा सकता है, बदला जा सकता है या नहीं? देखिए, हर चीज को बदलने की ना एक लिमिट होती है। ओके। मतलब अगर आपने किसी कागज में आग लगा दी है, तो जितनी जल्दी आप उसको बुझा लेंगे उतना कागज आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अब ये पूरा कागज जल गया जी, और जलने के बाद जो है आप इस कागज को वापस ले आइए, तो वो शायद कोई बाबा लोग कर पाते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब आपको किसी चीज के संकेत मिलने शुरू हों, उस समय पर आप उस चीज को टाइम रहते सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि मेरे लिए तो वो जले हुए मतलब आप मुझे कहोगे कि क्योंकि अगर वो कोई फिजिकल लेवल पर इतना बड़ा डिसरप्शन हो गया है और आपको उसको, मेरे को कई लोग मेरे पास आते हैं, सर हम इस लेवल से और हम यहां पर हैं, तो मैं कहता हूं सर इसके लिए तो मुझे कम से कम 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, तो ये तो मुझे समय आपको देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो कहते सर नहीं ये तो बहुत, मैं फिर कोई बात नहीं, मैं तो कोई किसी को पर्सनल कंसल्टेशन, ना मेरे पास समय ना मैं कर पाता हूँ, मैं तो इवेंट्स में जो लोग आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। और कितने ऐसे लोग हमारे पास चंदन जी जो अपनी जिंदगी में बड़ी, मतलब जिंदगी के ऐसे फेज में थे, वो कह रहे थे कि सर अब कुछ नहीं बचा है, और वो आज अपनी जिंदगी में वो मुकाम पे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया। इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने तो जो सीखा मैंने आगे उनको किया सब उन्होंने है। लेकिन वो समय रहते उन्होंने ये हिम्मत की कि वाकई हम कुछ बदलना चाहते हैं, हम आते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं। आधे से ज्यादा दुनिया निर्णय नहीं ले पाती चंदन जी। हमारी जीवन का आधे से ज्यादा नहीं कहूंगा, गलत कह रहा हूं, हमारे जीवन का 99% खर्चा हमारी गर्दन के नीचे है। अग्री करता हूं सर, बिल्कुल। मतलब बढ़िया से बढ़िया कपड़े ले लो, ब्रांडेड सूट डाल लो, ब्रांडेड ये ले लो, लेकिन जहां दिमाग पे खर्चे की बात आए, ये तो सर ये वर्कशॉप आपका ये होता है सर? नहीं सर अभी नहीं। क्या फायदा क्या होगा इसका? मैंने कहा आप देखो कि हम अच्छे से अच्छी खुशबू लगा रहे हैं, हम अच्छे से अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग का भोजन है, जो दिमाग की प्रोग्रामिंग हमको जाननी चाहिए थी, वो हम अपने दिमाग को नहीं दे रहे सर। हम 23 साल अपने बच्चे को 24 साल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई देते हैं, जिसका आज पता नहीं हमको यूज भी क्या करना है। मतलब आधे ज्यादा जनता को नहीं पता हमारे यूज में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन हम वो देते हैं पढ़ाई, वो रिचुअल हमने बना रखा है, लेकिन हम वो चीजें नहीं सिखाते जिससे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते थे।
जिससे एक बच्चा अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकता था। सबका जोर है भाई शादी कर ले, लेकिन रिलेशनशिप की एडवाइस देने कोई नहीं आएगा सर। कहेगा भाई अपना देख लो, अपना देख लो। जिस दिन आप जूता बजाओगे फिर उस दिन वो आ जाएंगे कि भाई अलग हो जाओ, तुम अलग हो, तुम लड़के वाले अलग, वो लड़की वाले अलग, वो सब हो जाएंगे, लेकिन वो एडवाइस देने कोई नहीं आएगा। जूता बजाओगे तो सब आएंगे। लेकिन अगर आप, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना नालंदा की, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तक्षशिला की, आप अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर आप कभी उठा करके देखो, यहां गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता था सर। एक बच्चे को उसके घर से दूर ले जाया जाता था। गुरु का स्थान माता पिता से भी उच्च स्थान होता था सर। यही हमें पढ़ाया भी गया है। हमारे टाइम में हमको एक टीचर की वैल्यू थी सर। इसलिए नहीं थी कि वो गुस्सा कर देते थे, डंडा मार देते थे या मुर्गा बना देते थे या ये करते, नहीं। हमारे लिए आज उनको पता है कि ये जो पढ़ा के आ रहा है ये गूगल पे भी अवेलेबल है। ये नहीं पढ़ाएंगे, घर जाके सर्च कर लेंगे चैट जीपीटी पे। सर हो गए गुरु से ना। हाँ पहले क्या था, सर, गुरु वो गोविंद। असल में वो भाव भी नहीं है। हाँ, भाव नहीं है, टू वे इंटरेक्शन नहीं है। और जब भाव नहीं है, जिसे हम लोग भी सुनते थे, गुरु गोविंद दो वो खड़े काके लागू पाओ, तो वो बोलता था कि इसलिए आज भी जो हमारे गुरु हैं पुराने, जिनसे हमने हाई स्कूल पढ़ा है, आज उनका फीट पूरा टच करते हैं। और जब तक टच न करें ना, वो तसल्ली नहीं आती है। सो वो तब की अपब्रिंगिंग हमारी है, जो हमें डाउनलोड किया गया। सो जिन माँ बाप को हम अनपढ़ समझा करते थे, उन्होंने हमें वो सिखाया है जो हम सीख के आज ज्ञान दे रहे हैं, जो आज पढ़े लिखे माँ बाप भी नहीं सिखा पा रहे हैं। हाँ, और उसी कोचिंग लेने जा रहे हैं। आज भी हाँ कुछ गुरु हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि उस समय जो गुरुकुल पद्धति होती थी, एक बच्चे को अपने घर से दूर ले जाया जाता था सर। वो गुरुकुल में रहता था और वो गुरु के हवाले होता था पूरा का पूरा, घर से दूर। आज हम उसको घर से दूर तो छोड़ो, आज बस 15 मिनट लेट हो जाए ना सर, मैं मानता हूं माहौल बदल चुका है, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, समय वैसा नहीं रहा, लोगों की परिस्थितियां वैसी नहीं रही, सब कुछ बहुत बदल चुका है। लेकिन वाकई में एक चीज ये भी है कि हमने इसको बदलने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है, हमने बदला है। मतलब पहले आप और मैं, मतलब जिस समय से अगर हम लोग देखें, उस समय से हम आते हैं सर, हमारे टीचर ना हाथ पे डंडा मार दिया करते थे। मुर्गा होता था कि नहीं होता बहुत था? तेज। और कई बार ना जब एक बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता था ना, वो उसका कान पकड़ के स्कूल ले जाते थे और कहते थे सर इसका थोड़ा ख्याल रखना ज्यादा। टेरर केवल टीचर का होता था, टेरर टीचर का होता था, और वो टीचर के पास ले जाते थे कि तेरे टीचर को बताऊंगा जाके, वो तेरे को सीधा करेगा। आज टीचर गुस्सा तो करके देखे बच्चे को, आप मोर्चा लेके स्कूल पहुंच जाओगे। शुरू माँ बाप ने गलत करना शुरू किया, आपने कैसे हमारे बच्चे को गुस्सा कर दिया। और आप जानते हो, इस एक पर्टिकुलर चीज ने हमारे बच्चे को इतना पैम्पर किया है, इतना ज्यादा पैम्पर किया है कि जीवन की इतनी सी भी कठिन चीज हम अपने बच्चे के जीवन में देखना नहीं चाहते हैं सर, इतनी सी भी। और आज हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नेगेटिव हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोनली हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? आपने पूरा जीवन उनको पैम्पर कर करके अब उनको लाइट का जाना और 2 मिनट का पंखा बंद होना भी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। इसी में सर ऐड करूंगा सवाल, ये गलती कहाँ से हुई? पढ़े लिखे पेरेंट्स ने गलती किया? नहीं, या ऐसे पेरेंट्स को नहीं पता था सब कुछ? नहीं, इसमें पढ़े लिखे का सवाल नहीं था। ये एक पेरेंट जिसको लगता है कि मुझे जो जिंदगी में जो नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूं, ये भाव आया कि मुझे जो नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूं, ये भाव सही था। लेकिन साथ में ये भाव गलत था कि जो मुझे मिला, जो नहीं मिला वो तो मैं दूं, लेकिन जो मुझे मिला था वो मैं इससे छीन लूं। समझाता हूं, हमें कुछ नहीं मिला, खिलौना नहीं, ये नहीं मिला, ये सब हमारे पास ऐसी नहीं था बेटे तुमको, हमारे पास कार नहीं बेटे तुमको कार, हमारे पास ये नहीं था बेटा तुमको ये, तो हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, एक ही बढ़िया कपड़े होते थे, वो जिस दिन बाहर जाना होता था उस दिन वो अलमारी में से निकलते थे और फिर उसके बाद वो वापस घर पे, घर के कपड़े अलग, बाहर के कपड़े, ऐसा रिचुअल था। हमें जो नहीं मिला था हमने दिया, लेकिन जो हमें मिला था सर, टफ टाइम, चैलेंजेस, मुश्किल समय, प्रॉब्लम्स को फेस करने का एटीट्यूड, लाइट का चले जाना, हमारा घबराना ना, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना, अगर गर्मी है तो गर्मी को फेस करना, उस गर्मी में खेलना, बेटा बाहर नहीं जाना। सर एक बर्निंग प्रॉब्लम और सवाल भी है, आपके पास किस टाइप के लोगों को आना चाहिए? जो फिजिकल हेल्थ से परेशान है, जो मेंटल हेल्थ से परेशान है, और दोनों को आना चाहिए, तो किन किन लोगों को आना चाहिए?
देखिए मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ओके। जिसको लग रहा है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है उसको भी आना चाहिए, क्योंकि परेशानी कई बार हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही होती, या हम इस चीज का आभास नहीं कर सकते कि मैं आने वाले 4 दिनों के बाद परेशान होऊंगा या नहीं होऊंगा। और इसीलिए जैसे बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपने पहले से ही उस चीज को प्रिवेंट कर लिया जिसका आप 4 महीने के बाद क्योर ढूंढते। तो मैं किसी को भी, पहली बात तो मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि आपको मेरे पास आना चाहिए। मैं कहता हूं कि भैया सबसे पहले तो जागो, सबसे पहले भाव उत्पन्न करो, वो भाव डेवलप करो। और वो भाव जरूरी नहीं मेरे पास आने से होगा, आपका वो भाव जिस जगह पर होता है, जिस जगह पर, जिस कोई किसी का बाबा के साथ होता है, बाबा का कोई किसी का, जहां होता है, ये भाव जगाइए कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये जो मनोदशा है, ये मनोदशा बदलनी है, अपनी जिंदगी में एक हैप्पीनेस लेके आनी है सर। हैप्पीनेस इज अ ब्यूटीफुल इमोशन। इफ यू आर हैप्पी, मैं तो अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि देयर इज नो रिलीजन एट ऑल, देयर शुड बी नो रिलीजन एट ऑल। एक ही रिलीजन है एंड दैट इज हैप्पीनेस। खुशी रिलीजन होना चाहिए। इफ यू आर खुश, यू आर रिलीजियस। इफ यू आर नॉट खुश, यू आर नॉट रिलीजियस। हमने क्या समझा जो मंदिर जा रहा है रिलीजियस वो है, जो गुरुद्वारे जा रहा है, जो मस्जिद जा रहा है वो रिलीजियस है। अरे नहीं भैया, जो दूसरे को खुश कर दे रहा है, उसके अंदर उसके प्राण का संचार कर दे रहा है, वो रिलीजियस। उससे बड़ा आपका बच्चा, जब आप उसको देखते हो और आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है, मैं कहता हूं उस बच्चे से बड़ा परमात्मा स्वरूप कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है, जिसने आपके चेहरे पर खुशी ला दी। तो अगर मेरा, क्योंकि जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, उसमें जो हमारा सबसे टॉप नॉच प्रोग्राम है उसका नाम ही है द हैप्पीनेस मूवमेंट। मैंने ऐसा देखा कि एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को अगर आप देखो, जिसमें 150 देशों को लिया जाता है, उसमें हमारा इंडिया, आप जानते हैं, पहले नंबर पर नहीं आता। आप जानते हैं वो तीसरे नंबर पर भी नहीं आता। अगर मैंने ये बोला पहले और तीसरे पर नहीं आता तो आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, 5वें पर, 10वें पर आता होगा। वो 125वें नंबर पर आता है सर, 123वें नंबर पर आता है 150 देशों में। और हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको वो हमसे ज्यादा खुश हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी ये हालत है। तो मैं वो जो इवेंट बनाने का जो सबसे बड़ा ख्याल, जो सबसे पहला आया, उसका नाम ही हमने रखा था हैप्पीनेस मूवमेंट। चलो लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटी जाए, चलो लोगों को हंसाया जाए, चलो लोगों की जिंदगी से कुछ स्ट्रेस को कम किया जाए, चलो लोगों की जिंदगी से थोड़ी चिंता को खत्म किया जाए, चलो उनके पास जो पुराने घाव पड़े हैं उन घाव पर मलहम लगाया जाए, चलो आज उनको हंसाया जाए। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपनी ये जो हमने, एक व्यक्ति मेरे पास आए, चंदन जी, मैंने कहा भैया हंसते क्यों नहीं हो, हंसो। क्या हो गया? कहते सर मैं ऐसा, सर मैं अपने घर का मुखिया, मैं अभी भी उनकी पूरी एक्टिंग, सर मैं अपने घर का मुखिया हूं सर, अगर मैं थोड़ा सीरियस नहीं लूंगा ना, सीरियस नहीं रहूंगा तो बच्चे हल्के में ले लेते हैं सर। उनको लगता है पापा की वैल्यू नहीं है, थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है सर। मैं कहा सर ये सीरियस तो बंदा आईसीयू में अच्छा लगता है, बाहर तो हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। और बच्चों को डरा के वैल्यू कराई तो क्या कराई, बच्चों को मोहब्बत से वैल्यू क्यों नहीं करवाते हो? आपका बच्चा इसलिए गलत काम नहीं कर रहा क्योंकि घर आऊंगा तो जूता पड़ेगा, लेकिन सोचो अगर वो इसलिए गलत काम नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसको अपने माता पिता की इज्जत प्यारी है, इसलिए वो गलत काम नहीं कर रहा। और अब अगर वो इसलिए वो ये काम नहीं कर रहा कि यार जूता पड़ेगा, आप सोचो इसका मतलब करना तो वो चाह ही रहा था, आपके जूते के डर से नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये जो आपने सीरियस छवि बना रखी है ना अपने घर में, मैं कहा ये मोगैम्बो से थोड़ा सा हटो, एंग्री यंग मैन से, और थोड़ा हंसा खुश रहा करो। मैंने कहा सर, मैं कहा ये कोई उम्र है कि 45 की उम्र में आपको 180 का बीपी हो रहा है? नहीं, उम्र तो 80 भी नहीं है ये बीपी होने के लिए। हमको बिल्कुल स्वस्थ 100-120 साल दिए ऊपर वाले ने, और ये बिल्कुल हेल्दी जी के जाने हैं, हर एक इंसान को ये हक है। लेकिन हम, क्योंकि हमने आवरण बड़े सारे ओढ़, कहता सर मैं मुखिया हूं घर का ना, मैं हंसूंगा तो बच्चे सीरियसली नहीं लेंगे, या मैं बॉस हूं, हाँ, या मैं बॉस हूं। आनंद लो भैया जीवन का। तो होना चाहिए। हमने ये मूवमेंट शुरू किया कि हम लोगों की जिंदगी में से ये खुशी, ये प्लेफुलनेस, हम ये उनको बताएं। मतलब कई बार तो लोग इसी बात पे हंस देते हैं कि सर देखो हम आपको क्या सिखाने के पैसे दे रहे हैं। मतलब आप हमें सिखा रहे हो कि खुश रहना है, जो कि हम, मैं कहता हूं भैया अगर ये पैसे में भी मिल रहा है ना सीखना, तो बड़ा सस्ता है, बहुत सस्ता है, सबसे सस्ती चीज दे के ले रहे हो ये। क्या बात है। कई लोग तो बड़े बड़े भयंकर भयंकर बीमारियों के नाम है, उसके बाद उनको पता चलता है कि जीवन में थोड़ा खुश रह लेना चाहिए था, और उनके लिए उसी की वैल्यू नहीं होती जो आपको आज महंगा लग रहा है, पैसा। तो असल में चंदन जी मुझे ऐसा लगता है कि लोग
किसी भी परिवेश से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी हो, स्वस्थ हो न स्वस्थ हो, किसी भी तरह से विक्षिप्त हो ना विक्षिप्त हो, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, वो किसी भी कंडीशन से गुजर रहा हो, उसको अपनी जिंदगी में अपने माइंड के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है भैया। जैसे हम रोज सो जाते हैं ना सर, सोते हुए किसको पता चलता है कि हम कहाँ हैं? ऐसे ही जीवन बदलते हुए भी नहीं पता चलता कि हम कहाँ हैं, और फिर हम नया जीवन बदलिए। ठीक वैसा ही है जब हम रोज सुबह उठ रहे हैं और रात को सो जा रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं और रात को मर जा रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं। ये वैसा ही है सर, ये जन्मों जन्मों का खेल है। तो क्यों ना, अगर इस जन्म में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई व्यक्ति मिले बताने समझाने वाला, तो अपनी जिंदगी में इन एनर्जीज को जो हमारे एंसेस्टर्स बता करके गए कि भैया जीवन रहते सप्त चक्र जागृत करो, अपनी सातों चक्रों को बैलेंस करो, एनर्जी को रेगुलेट करो, अपने प्राणों को स्पंदित करो, अपने जीवन में ये सब कुछ। कोई लोग मुझे बोलते सर भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। किसने लिखा? किसने लिखा? कब लिखा? ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं बड़ा मुश्किल काम है यार, पत्ते पत्ते का हिसाब रख रहा है। एल्गोरिथम है भैया। उसने कहा जो कर्म करोगे उस कर्म के अनुरूप आपको फल मिलेगा। और अगर आज जो मुझे फल मिल रहा है मेरे पुराने कर्म का, अगर मुझे कुछ गलत मिला, मैंने बोला कि भाग्य है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या जो कल को आएगा वो भी तो एक दिन भाग्य कहलाएगा? तो क्यों नहीं उसको आज बदल लें? आज जो हम भोग रहे हैं, अगर वो कुछ गलत है, हम उसको तो नहीं बदल सकते, तो क्यों ना आने वाले कल को बदल लें, अगर वाकई कर्मों से बदला जा सकता है तो। और सबसे ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है खुश रहो और खुश रहने दो। क्या बात। दूसरों को खुश करो, उनके चेहरे पर। आपने देखा, मैं बीच बीच में हंसता मजाक करता रहता हूँ। हमारे इवेंट्स भी होते हैं, पार्टिसिपेंट बोलते हैं सर आप ऐसा बोल, मैं कहा यार ये शायद हंसता रहता हूँ ना पूरे दिन भर, इसलिए ठीक हूँ। वैसे आप इंट्रोवर्ट है एक्सट्रो? मैं भयंकर इंट्रोवर्ट था जी। अच्छा, थे आप? भयंकर भयंकर, मतलब शायद मैं किसी से बात भी नहीं, 2-2 3-3 दिन हो जाते थे, मैं अपने घर से नहीं निकलता था, बात नहीं करता था। अब मैं एम्बीवर्ट हूं, अभी भी मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में जो चीज़ आती है उसको हम एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो मैं एम्बीवर्ट हूं। मैं जहां पर मुझे वाइब्स कनेक्ट होती हैं, मैं वहां पर, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दुनिया का सबसे भयंकर एक्सट्रोवर्ट आदमी है। और जहां पर मुझे लगेगा कि भाई नहीं, वहां पर आप कहोगे कि यार ये बंदा तो शायद टेंशन में है, या ये इंट्रोवर्ट है, ये बात ही नहीं। तो मैं एम्बीवर्ट हूं सर। या मैं जिस अनुराग सर को यूट्यूब पे देखता हूँ वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। तो हाँ, मैं एम्बीवर्ट हूँ। मेरा जहाँ वाइब्स मैच हो जाती हैं तो मैं वहाँ, मैं दिल खुल जाता है। लेकिन जहाँ नहीं होती वहाँ थोड़ा सा मुझे शांत रहना पसंद है कि भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में हो, मैं थोड़ा एक दो टेक्निक सर, जब आप स्कैन करते हैं अपनी आंखों से किसी को, किसी कनेक्शन बिल्ड हो या नहीं हो, क्या क्या मेजर चीजें देखते हैं आप सामने देखिए, वाले सबसे में? पहले तो ना, जैसे आपने कभी ना एक छोटे बच्चे को देखा हो, आपने देखा होगा छोटा बच्चा कई बार कुछ लोगों को वो जानता नहीं है और वो उसको गोदी में लेने की कोशिश करे तो वो उनके पास चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो जानता भी है, फिर भी वो बच्चा रोने लगता है, जाता नहीं है। उसका कारण आप जानते हैं सर? उसको तो अभी ये भी नहीं पता चाचा मामा ताऊ बुआ फूफा क्या होता है क्या नहीं होता, अंकल आंटी कौन है, घर वाले कौन है, पराये कौन, उसको नहीं पता। वो एनर्जीज को भांप लेता है सर। भाव क्या इंसान का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, किन वाइब्रेशंस पर वो है। क्योंकि अभी जो वो है बच्चा छोटा, जो बिल्कुल छोटा होता है, इन्फेंट होता है, वो अपनी ब्रह्म स्टेट में है सर। अभी वो आपके पृथ्वी पर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी वो ब्रह्म में है। तो वो उस स्थिति के कारण वो उसको समझ में आ जाता है कि भाई इसके पास रोना है, क्योंकि और तो कोई चारा नहीं है। रोऊंगा तभी मम्मी पापा बोलेंगे भाई रहने दो, वापस दे दो, कोई बात नहीं, ये रो रहा है। और तो बोल तो सकता नहीं कि भाई कृपा करो इनके पास मत भेजो, ये एनर्जी वैम्पायर है, मेरी भी एनर्जी चूस लेंगे, बोल तो नहीं सकता। रोता है, भांप लेता है। ठीक उसी तरह मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसी शक्ति है। लेकिन जब आप अपने अंदर उतरते हो, जब आप बहुत सी उन जर्नी पे चलते हो जहां पर आप स्वयं के साथ बहुत समय बिता रहे हो, अपने अंतरतम को जान रहे हो, अपने साथ बहुत सारी मेडिटेशंस में आप उतर रहे हो, आप सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं अकेला बहुत टाइम स्पेंड करता हूं सर, बहुत टाइम। मैं 4-4 5-5 10-10 दिन के लिए निकल जाता हूं, कोई भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है जब आप अपने आप को जानने लगते हो ना, इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में भी कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मस्मि। क्यों कहा गया? उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। तो अपने आप को जानना,
मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों को जान लेना, तो जितना मैं अपने अंदर उतरता हूं उतना मैं दूसरे लोगों को भी जानने, क्योंकि मेरे अंदर भी वो सब कुछ है। मैंने भी कहीं ना कहीं उस स्थिति से, उस सिचुएशन से, जो नेगेटिविटी है सब है, मैं भी उससे निकला हूं। स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तो जब आपने दुनिया के सारे रंग देखे होते हैं ना सर, और खुद में भी देखे होते हैं, एडिक्शंस खुद में देखी हैं, डिप्रेशन खुद में देखा है, फिर दुनिया के अच्छे से अच्छे भाव भी आपने खुद में देखे हैं, और जब वहां से वो जर्नी जीरो से लेकर के यहां तक आई है, तो फिर आपको पता चल जाता है, चेहरा देख करके, जैसे सेल्स वालों को पता चल जाता है ना, भाई ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। समय, तो वो कोई एनर्जीज नहीं भाप रहा है, उसका अपना एक्सपीरियंस है एक, उसको पता है कि भैया यहां समय लगाने से इसकी जगह कोई नया प्रॉस्पेक्ट ढूंढ लो। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि कई बार शायद इंसान को, व्यक्ति को देख के अंदाजा लग जाता है कि ये कितने, मतलब मूल्य इस व्यक्ति के अंदर हैं, भाव दशा क्या है, मनस्थिति क्या है, किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, वाइब्रेशंस पे। क्योंकि ये एनर्जीज का खेलना ऐसा नहीं मेरे लिए, आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा, कभी भी हॉस्पिटल जाओ या कहीं आप वापस आते हो ना, आपको ऐसा लगता है यार कुछ ना, कुछ मिसिंग सा है, मतलब ऐसे। और कई बार किसी, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले, आपने बहुत बातें ही बातें हो रही हैं, लेकिन 2 घंटे बाद लगा यार कुछ ना मजा सा नहीं आया। लेकिन वहीं आप किसी एक व्यक्ति के साथ बस बैठे हो, कोई बात नहीं हुई, देख रहे हो, आपको लग रहा है यार कुछ तो था, कुछ तो बात, मतलब एनर्जीज को आप भी फील कर पाते। लड़की लड़का कोई भी हो, मतलब मैं ये डिस्पाइट ऑफ जेंडर मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, किसी से भी आप मिले तो आप उन भाव को आप भी फील, कोई भी फील कर पाता है, मैं ही नहीं, कोई भी फील कर पाता है। नेगेटिव कई लोगों के पास आपको लगेगा यार इसके पास दोबारा ना आना पड़े, ऐसा लग रहा है जैसे वो ड्रैक्युला था ना, खून चूस लेता था, ऐसे मैं इनको बोलता हूँ एनर्जी वेम्पायर्स, एनर्जी पूरी सक कर लेते हैं। और कुछ लोग, आप 5 मिनट समय बिताओ, आपको लगता है कि सर कब मौका मिले कि दोबारा मिल सके। जैसे जब हम यहाँ से जा रहे थे, मैं कहा चंदन जी दोबारा जरूर मिलेंगे, और आप देखो कि 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुलाकात हो गई, तो आपकी ये पॉजिटिव एनर्जीज होंगी कि हम आज दोबारा यहाँ पर बैठे हैं, और बाकायदा बैठे नहीं है, पिछले 2-2.5 घंटे से हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, मेरा सेशन है भैया। ओ है मेरे तो ये अभी ध्यान गया, 2.5 बोलते ही वो लोकेश जी ले रहे हैं क्या? अरे 2.5 देखो, तो आप ये देखो, ये कोई पॉजिटिव एनर्जीज होगी। हमने सोचा था 1 घंटे की बातचीत करते हैं। तो ये जो व्यक्ति विशेष का जो आभामंडल है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आपके अंदर स्वयं एक परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर नहीं, हर एक के अंदर विराजमान है, वो परम शक्ति विराजमान है, जो इंसान को देखते ही भांप लेती है। अगर आपकी वाइब्रेशंस भी उसी लेवल पर है तो आप पहचान जाते हो कि ये सही है। अगर आपकी वाइब्रेशंस उस लेवल पर नहीं है तो शायद पहचानना मुश्किल है, लेकिन भांप तो हम जाते हैं। तो क्या सर ये सेम प्रैक्टिस ये सेल्स में है? सेल्स वालों के लिए भी होता है? सेल्स प्रेशर है, साइकोलॉजी है? अरे सेल्स से ब्यूटीफुल कोई चीज ही नहीं है दुनिया में सर। ये पूरी धरती चला ही सेल्स रहा है। पूरी कंपनी में सब कुछ ओवरहेड है, सब एक्सपेंस है, खाली सेल्स पैसा लेके आता है। बैलेंस शीट में नोट कर लेना, सेल्स के अलावा कहीं से पैसा नहीं आता सर। सब खर्चा है, ये खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा, मैं खर्चा, लाइट खर्चा, एसी खर्चा, यही है जो पैसा ला रहा है। पकड़ो इसको सर। सेल, पूरी दुनिया ही सेल्स है। सेल्स का मतलब, ये तो कोई और बात चल पड़ेगी, कोई और टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे जनरली बता रहा हूं। सेल्स का मतलब हमको लगा बेचना है। सेल्स का मतलब है अपनी मनोदशा, अपनी भाव दशा को दूसरे में ट्रांसफर कर देना। सर जब 2 लड़का लड़की आपस में बैठते हैं ना, पहली बार मिलते हैं, आप पीते तो नहीं हो, वो भी पूछता है आपका कोई दोस्त तो नहीं है, होता है ना सर पहली बार जब मिलते हैं। ये क्या हो रहा है? सेल्स हो रही है सर। ये अपने आप को बेच, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप अपने आप को सेल कर रहे हो सर। वहां सेल्स का मतलब बेचना नहीं है, अपनी भाव दशा को सामने वाले की भाव, उसके मनस्थिति में। क्योंकि मैंने तो सर, मेरे को 11 साल मैं तो सेल्स ट्रेनर रहा हूं, तो मुझे पता है कि अपनी भाव स्थिति को ट्रांसफर करना सेल्स है सर। आप कुछ भी बेचना चाहो, कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं खरीदता जब तक उसको यह भाव आएगा कि मुझे बेचा जा रहा है। उसको यह भाव आना चाहिए कि मैं खरीद रहा हूं, कोई मुझे बेच नहीं रहा। ये एनर्जी ट्रांसफर है सर। कि मैं बड़ा सब्जेक्टिव है कि मुझे कैसे किसी ने बेच दिया या मैं खरीद रहा हूं, दोनों में कोई भी व्यक्ति ये पसंद ही नहीं करता कि उसको बेचा जाए। उसके अहंकार पे चोट लगती है। हम जब सेल्स ट्रेनिंग करते थे ना, ये मेरी सबसे पहली लाइन थी, कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता कि उसको बेचा जाए,
उसको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट। लोग आज अपने सुख से सुखी नहीं है सर, दूसरे के सुख से दुखी हैं। उसको लगता है कि इसका कुछ फायदा हो गया मुझे बेच करके, जबकि ये नहीं पता कि ये आपका भी 500 गुना फायदा करवा गया। तो सेल्स शुरू ही यहां से होता है सर। मनोदशा ट्रांसफर करनी है, उसको ये लगे कि भाई ये तो अवतार बन के आया है, ये जो बेनिफिट्स बता गया ना, ये चीजें तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती थी जो चंदन बाबू ने मुझे दे दी। तो ये खैर कभी सेल्स पे मौका मिला। क्या कंपनी में सेल्स वाले दामाद की तरह होते हैं और वैसे ही रखना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले जो कंपनी में दामाद बनना चाह रहा है ना, वो जीवन में कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। आप कंपनी के बेटे बनो, आपकी है वो। ये शब्द ही हमने, क्योंकि हमने दामाद के साथ ना कई इमोशंस अटैच कर रखे हैं, आएगा सेवा करवाएगा, ये समझेगा वो समझेगा, जबकि ये कोई ठीक साइकोलॉजी नहीं है। आपकी अपनी कंपनी है, और जितनी ऑनरशिप एक सेल्स वाले की कंपनी में होती है ना सर, उतनी ऑनरशिप किसी की नहीं होती सेल्स वाले की। तो जिस दिन वो व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देता है ना कि ये मेरा काम है, और कंपनी का मालिक उस सेल्स वाले को ये ऑनरशिप देता है। तो अभी एक ट्रेनर की बात, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े ट्रेनर की बात हो रही थी, आप और चित्रेश जी कर रहे थे, उनकी तारीफ भी कर रहे थे, उनके बारे में ये बात कर रहे थे। आपको पता है वो इंसान कोई भी इवेंट करने के बाद अपने छोटे से छोटे एम्प्लॉय, अपने बड़े से बड़े एम्प्लॉय को बैठा के ये पूछते थे कि सर ये बताओ, फीडबैक दो कि क्या गलती हुई। इवेंट सुपर हिट गया, 2 करोड़ रुपए की सेल निकली, वो कहते बताओ सर क्या गलती हुई। मतलब वो कहते हैं कि मुझे फीडबैक चाहिए, मेरे अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैं यहां रुक जाऊंगा, मुझे और सीखना है। पर फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी बात मुझे प्रभावित करेगी। अगर मैं उससे रेजोनेट कर पाया तो एक सबसे छोटे एम्प्लॉय की चीज भी मैं इंप्लीमेंट कर जाऊंगा, और अगर तुम मुझे प्रभावित नहीं कर पाए वो बात से, तो हो सकता है मेरी कंपनी का सीईओ, मैं उसकी बात भी नहीं मानूं। कोई भेदभाव नहीं है कि बड़ा लेवल पर कोई है तो मैं उसकी बात मान लूंगा, और ये नहीं। कहते मुझे फीडबैक चाहिए। बैठो, मतलब जितने इवेंट होते थे उससे ज्यादा फीडबैक कॉल्स होती थी कि बताओ भाई तुम्हें क्या लग रहा है मैंने क्या गलत किया। क्योंकि कई बार बड़े से बड़े डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा सर, 200 करोड़ की मूवी बना दी लेकिन दर्शक हॉल में पहुंच नहीं रहे। अब वो डायरेक्टर जिसने मूवी बनाई 200 करोड़ की, क्या आप उसको अज्ञान बोलोगे? नहीं ना। लेकिन वो उस ऑडियंस के, वो जो थिएटर में बंदा आ रहा है ना 200 रुपए की, उसके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाया सर। बड़ी बात है सर। और हम भी कंपनी के ऑनर होने के नाते कई बार हम भी वही मूवी बना रहे होते हैं, और हम वो पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे होते हैं जो हमारे बाहर बैठे जो सिक्योरिटी वाले भैया हैं वो हमें बता देते हैं कि भैया आप ये कर सकते थे। समझ रहे हो? वो करना ना करना तो आपके हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सेल्स वाले दामाद नहीं होते। अगर वो अपने आप को ये समझें कि ये मेरा अपना काम है, एक ऑनरशिप लेके काम करें, तो उस कंपनी को दुनिया में तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता सर। सेल्स टीम तो योद्धा है, योद्धा। आपके वॉरियर्स होते हैं सेल्स वाले। क्या बात है सर। बस ये है कि उनके तलवार को धार देती रहो। सर, दुनिया का सबसे बड़ा धार, बिना धार के धार लग जाएगी। जहां रिवॉर्ड है ना सर, इंसेंटिव, जहां रिवॉर्ड है सर, मतलब मैं वो सेल्स वाले मोड में चला जाऊंगा, नहीं तो नहीं चाहिए, वो जरूरी हमारे लिए। मतलब जब दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है सर, द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। जिस चीज से पेन मिल रहा है हम उससे भागना चाह रहे हैं, जिससे प्लेजर मिल रहा है हम उसके पास जाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे चीज अच्छी है या बुरी। कुछ लोगों को शराब से वो जो दर्द था उसमें भूल गए, वो उनको लगा कि मैं तो सो ही गया, मुझे सुकून मिल गया। तो वो चीज अच्छी थी बुरी थी, कल को क्या इंपैक्ट है वो नहीं, वो कह रहा है कि अभी मुझे क्या मिला है, सुकून। तो हमारे पूरे जीवन को गवर्न करता है सर द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। पेन से दूर भागेंगे करंट स्टेट में, और प्लेजर के पास आना चाहेंगे। और आप यकीन मानिए मॉडर्न साइकोलॉजी बोलती है कि आज के लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेजर है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। उनको लगता है जीवन में जो भी कुछ पूरा करना है उसके लिए पैसा चाहिए। ऐसा एक आम आदमी की साइकोलॉजी है। जब तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचता ना, तब तक ये हमारी भी सबकी साइकोलॉजी होती है। तो मुझे लगता है जब तक वो फ्यूल उसको मिल रहा है और वो चीज़ उसको मिल रही है और वो उसको और ज़्यादा प्रेरित करती है आगे कुछ बड़ा करने के लिए, तो वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा इतिहास रच पाता है। और अगर ये मिलता रहे गांधी बाबा तो बढ़िया, मोटिवेशन बना रहता है सर।
बना रहता है। ग्रेट सर। सो बहुत सारे टिप्स आपने दे दिए जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और धार और मजबूत करवाएंगे। वैसे हम 360 कोशिश करते हैं कि हम उनके ग्रोथ और उनके मेंटल ग्रोथ पे भी काम करें। सर बच्चों के बाद में एक सवाल था, मैं रह गया। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट करवा रहे हैं, उनको जीनियस बना रहे हैं गूगल बॉय की तरह। क्या ये सही टेक्निक है? सर ये बच्चों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ है। जिस चीज की मतलब आपको बच्चे को जादूगर बनाना है क्या? आपके इसका उद्देश्य क्या है? इससे होगा हासिल क्या होगा? हाँ, इससे वाकई आप अपने उस थर्ड आई के साथ, आप अपने पिनियल ग्लैंड के साथ, आप अपने कई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के ना रिजल्ट सर तब पता चलते हैं जब उसको बहुत सारा समय हो चुका हो। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ईवी ले लो, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, बैटरी सर पेट्रोल नहीं डलता सर। कोई सर एवरेज देखो सर 50 पैसे किलोमीटर में। मुझे नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, मैं वैसे एक जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं कि हो सकता है जब आपको बैटरी बदलवानी पड़े वो 4 लाख की पड़े, और फिर जब आप कैलकुलेट करो कि 4 लाख में चली कितने किलोमीटर, 1 लाख यानी 4 रुपए किलोमीटर, तो ये भी पड़ गया। हाँ, पर्यावरण के लिए फायदा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब उसको कुछ समय हो जाएगा तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तब पता चलेंगे। इंजेक्शन लग जाएगा, इससे कितनी देर बाद बच्चे को बुखार होता है ये तब इंजेक्शन लगते ही नहीं पता चलता। आपने वैक्सीन ली, उस वैक्सीन के रिजल्ट 4 दिन बाद कुछ थोड़े से नेगेटिव भी आएंगे, वो आपको 4 दिन बाद पता चलेगा। ग्रेट सर। ठीक उसी तरह हमने ये तो कर दिया, किस लिए किया भैया? जादू का खेल दिखाना है उनसे, स्टेज परफॉर्मेंस करवानी है, बड़ा हमारा बच्चा चमत्कारी हो गया ये करना है, या उसके तो आपने जब भी हमने किसी चीज को जो नेचुरल फ्लो था उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की है तो जिंदगी में तबाही आई है सर। इसलिए ये बच्चे का जो बुद्धि का विकास होने का जो नेचुरल फ्लो है, उस नेचुरल फ्लो को रहने दीजिए। और मुझे लगता है कि ये सब जादूगर बनाना तो जरूर करो, उससे अच्छे खेल दिखवाओ, बढ़िया इंप्रेस करवाओ, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इंप्रेशन यही है कि उसका माइंड स्वस्थ रहे, क्योंकि हो सकता है वो 40, 50, 60 के बाद जाकर के अगर वो स्वस्थ नहीं रहा और किसी तरह से भी उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत या वो आया, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, शायद माफ करने के लिए होगे भी नहीं, और फिर वो बच्चा याद करेगा कि यार मेरे साथ क्या। तो मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नेचुरल चीज है उसको डिसरप्ट करके आप ये नहीं करना चाहिए। ग्रेट। सो पॉडकास्ट का लास्ट सवाल सर, आपके तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मॉर्निंग टू नाइट का एक रूटीन हैबिट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो आप सब के लिए रिकमेंड करते हैं। उसमें हंसना, गाना, रोना, फिटनेस आप सब मिक्स कीजिए सर, सो दैट कि वो लोग नोट्स बनाए। सर मैं ना सिर्फ बेसिक 4 चीजें बताना चाहूंगा जी, क्योंकि अगर मैं पूरा रूटीन दूंगा तो 99% लोग उसको सुनेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। ठीक है सर। सिर्फ 4 चीजें चंदन जी। अभी भी मैं किसी से बात कर रहा था, ये बात बोल रहा था। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग, देखो सबको याद आ गया बोलते ही। गहरी सांस आपकी नाभि से नीचे जाए, एक सांस 15 से 20 सेकंड के बीच में हो इनहेल, 15 से 20 सेकंड का एक्सेल। अभी आप देखोगे 1 या 2 सेकंड में इनहेल एक्सेल हो रहा था, बड़ा छोटा था। हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर ही नहीं कर रहा। हमारा शरीर 5 वायु से ऑपरेट हो रहा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये जो नीचे की वायु है जिसको अपान वायु बोला गया, ये स्पंदित नहीं हो रही है। जो हमारे योगियों ने बोला कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके दिमाग से चिंताएं खत्म करने के लिए, आपके चेहरे पर तेज और आभा बढ़ाने के लिए आपकी अपान वायु का स्पंदन बहुत जरूरी है। और हमारी सांस इतनी नीचे ही नहीं जा रही कि हमारी अपान वायु स्पंदित हो। हमारे प्राण, जो ऊपर की सबसे ऊपर की वायु है प्राण, नीचे की वायु है अपान, ये दोनों का मिलन ही नहीं हो रहा है। और आपके पूरे शरीर के, हमने बॉडी की सब साइंसेस को पढ़ लिया, लेकिन जो हमारी स्पिरिट और हमारे माइंड की साइंसेस थी, हम कह रहे हैं भैया इनको तुम अपने पास रखो। पता ही नहीं लोगों को सर, पता ही नहीं है उसको। तो हमको सबसे पहली चीज डीप ब्रीदिंग, दिन में कम से कम 5 मिनट। कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा? बहुत ईजी है सर, सबसे ईजी है। इसलिए टास्क वो दे रहा हूं जो लोग फॉलो करेंगे, अगर कोई करना चाहेगा तो। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग। दूसरी चीज है माइंडफुलनेस, साक्षी का भाव। आप मुझे सुन रहे हैं तो केवल मुझे सुन रहे हैं। आप मेरे हाथ को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं तो केवल उसे देख रहे हैं। आपके मन में भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। सारा दिन बक 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 बक, दिमाग यहाँ दिमाग वहाँ, ये कैसे, सब्जी कौन सी बनाए, टिंडे खराब ले आए थे तुम, भिंडी अच्छी नहीं बनाई भैया, घर कब पहुंचोगे, बाहर बारिश आ रही है, कुछ ये सोच रहा है बारिश बंद होगी तो चलूंगा, भगवान बारिश बंद कर दे, भगवान इनकी सुनने बैठा है, भगवान बारिश बंद कर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं तो बेवकूफ बैठा हूँ, मेरी नहीं सुनते। हाँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो जब आप माइंडफुल होते हैं, ऐसा एक रिसर्च ने प्रूव किया
कि 1 घंटे का फालतू का बकबक 4 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी के बराबर एनर्जी खा जाता है सर। फालतू की बकबक। फालतू की बकबक, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम चलती है। इसीलिए आप देखोगे वो लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे ना, वो बिना काम किए थक जा रहे हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। वो बकबक बकबक कर रहे हैं। और वो लोग जो काम में व्यस्त हैं, वो शाम को भी मेरे जैसे बैठा, भाई अगला सेशन कहाँ है, वैसे है कितने बजे, 9 बज गए, तो वो क्या कर रहे हैं। कल इसी में 2 अंकल जी सोसाइटी नीचे बैठे थे, तो एक अंकल जी गुस्सा होकर चले गए, मैं पैदल जा रहा था, तो मैं देख रहा था गुस्सा क्यों है, बोले बोलता बहुत है, और वो ना मोदी जी और पुतिन के रिश्ते को लेके वहाँ डिस्कशन कर रहे थे। वो पर्सन बोर होके वहां से चले गए, वही अगेन बकबक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये बकबक को थोड़ा शांत करें, अपने दिमाग को खाली करें और सिर्फ माइंडफुल हो जाएं कि आप मुझे सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं, आपने पिलो पकड़ा हुआ है, तो बस इसी भाव में आप, दिमाग में कुछ नहीं है। तो ये साक्षी भाव जिस दिन हमारे पास धीरे धीरे आने लगता है, और ये सबसे इसका आसान तरीका जानते हैं क्या है सर? मैंने इसको कैसे शुरू किया? मैंने इसको शुरू किया नहाने से। मैंने नोट किया कि जब भी मैं नहाता हूं, दिमाग कहाँ का कहाँ, मतलब ऑटो मोड पे चल रहा है सब कुछ। एक दिन आप यकीन नहीं मानोगे, जो सिर पर लगाने वाली चीज है वो मैं मुंह पे लगा रहा हूँ, जो मुंह पे लगाने वाली चीज है सिर पे लगा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग है ही नहीं वहां। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने सिर धो भी लिया, फिर आपको लगता है अच्छा धो लिया था क्या। मतलब कौन नहा रहा है, हेलो, ये कौन आपकी जगह नहा गया। कभी कभी टूथपेस्ट फेस वॉश समझ के लगवा लेते, वो कौन नहा गया भैया आपकी जगह, आप कहाँ थे, आप थे ही नहीं सर, इतनी बकबक थी दिमाग में। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि नहाते हुए एक एक पानी का मग ऐसे देखूंगा, क्या बात और उस है। मूवमेंट में रहूंगा, मैं आनंदित होके नहाऊंगा, खुश होके, वाह प्रभु धन्यवाद शुक्रिया, आहा, वो मैं शुक्रिया ग्रैटिट्यूड करता रहा नहाता। तो वहां से मैंने इस चीज की शुरुआत की, और धीरे धीरे आज मतलब ऐसा है कि शायद दिन में कोई यूनिवर्स कोई एक आधा विचार दिमाग में दे दे कि भाई इसके ऊपर चिंतन कर लो थोड़ा, तो कर लिया जाता है, नहीं तो वैसे दिमाग कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। तो पहला डीप ब्रीदिंग, दूसरा माइंडफुलनेस, तीसरी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो मैं अक्सर अपने इवेंट्स में, अपने सब पॉडकास्ट में बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना, धन्यवाद। जिस चीज का धन्यवाद दोगे दुनिया में डबल होके आएगी, जिसको कंडेम करोगे जो है वो भी ले जाएगा, क्योंकि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप होते हो। क्या बात है सर। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो। लोग कहते हैं सर मेरे को ये मिल जाए, मैं कहा नहीं मिलेगा, आप क्या हो वो मिलेगा। बोलते हैं तो फिर मिलने की क्या जरूरत है, मैंने कहा यहां से होना पड़ता है, यहां सुकून है, जिंदगी में जो भी काम करोगे सुकून देगा। यहां सुकून नहीं है, यहां परेशानी है, और आपको लग रहा है 2 पैसे कमा लूंगा सुकून, मैं कहा वो भी और परेशानी लेके आएगा। एक दोस्त था, मैंने कहा भाई अब अच्छा कमाते हो, 50,000 रुपए 60,000 रुपया सेविंग करते हो, बोला नहीं 1 लाख जिस दिन होगा उस दिन करूंगा। 1 लाख जिस दिन होगा। मैंने कहा भाई टाइम क्या हुआ है, बोला भाई 3:30 बजे हैं। मैंने कोर्ट खुला होगा, बोला क्यों, मैं कहा स्टाम्प पेपर लेना है और उस पर लिखना है कि तू उस दिन भी नहीं करेगा। बोला ऐसा क्यों, मैंने कहा मनी कैन ओनली मैग्नीफाई दोज थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी हैविंग इन योर लाइफ। पैसा उसी चीज को बढ़ाएगा जो अभी आप, मैं कहा अगर तुम्हें आज सेविंग की आदत है, 100 रुपए बचाते हो, जब 1 लाख कमाओगे तो 1,000 बचा लेना। अगर तुमको लगता है पैसे आएंगे तो बचाऊंगा, नहीं, जिसको आज जुए की आदत है वो सोच रहा है पैसे आएंगे जुआ छोड़ दूंगा, वो मोटा जुआ खेलेगा सर। क्या बात है। जिसको ईएमआई की आदत है वो कह रहा है ईएमआई इसलिए बांधता हूं क्योंकि अभी थोड़ा इजी मनी है, मतलब कल को इनकम बढ़ जाएगी, फिर मोटी मोटी ईएमआई बांधोगे साहब। अभी ऑल्टो की बांध रहे हो, कल को फिर आप जीप कंपास की बांधोगे कि भाई फिर ऑडी की बांधोगे। चेंज नहीं होगा, मैग्नीफाई होगा जो आज है। तो इसलिए मैं, कोई मुझे बोलता है सर ये अच्छा हो जाएगा ना, मैं शुक्र करूंगा। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, मैं कहता हूं भाई खुश क्यों नहीं रहते हो, बोलता सर ये हो जाएगा ना तो खुश होना शुरू हो जाऊंगा। मैंने कहा खुश होना शुरू हो जाओ, वो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज का जिंदगी में शुक्र करोगे वो जिंदगी में बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ब्लेसिंग्स हर उस इंसान को जिससे मिलो। जिस चीज, एक घूंट पानी का भी पिया ना तो अंदर से निकलता है वाह प्रभु शुक्र, धन्य हो गए। एक सांस अंदर गई, आप माइंडफुल हो, आप कहते हो वाह प्रभु। उससे पूछ के देखो जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहे थे आज से 2 साल पहले, और वो तड़प रहा था कि ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से, अरे उस ऊपर वाले ने 5-7 लाख का तो रोज का ये इंतजाम कर रखा आपके लिए। बाप रे सर ये सिलेंडर रोज लगाने पड़े, समझ रहे हो आप इसकी वैल्यू, और हमको लग रहा चल ठीक है भाई, हाँ
आप उससे पूछो जो विटामिन डी डेफिशिएंट है और आपको भगवान रोज सुबह सूर्य उदय करके देते हैं, कहते हैं पहले 1 घंटे में से 15 मिनट की धूप सेक ले भाई, जिंदगी में कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हमें वैल्यू नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज जिंदगी में मिल रही है, एक पानी का घूंट भी पिया उसका भी धन्यवाद किया, धनंजय भाई ने कुछ बढ़िया किया, धनंजय भाई का धन्यवाद किया। जो जिंदगी में बढ़िया अच्छा हो रहा है तो भी, नहीं भी हो रहा तो भी कोई शुक्र है। कुछ गलत हुआ तो और भी गलत हो सकता था, शुक्र है कम पर रुक गया। तो मुझे लगता है आप जो वाइब्रेशंस देते हो वही जिंदगी में लौटता है। आपका डीप ब्रीदिंग, आपका माइंडफुल होना, आपका शुक्र अदा करते रहना, और चौथी और सबसे बड़ी चीज, दिन में जब मौका मिले खुश हो लिया करो, हंस लिया करो, हंसा लिया करो। और अगर हंसना हंसाना भूल गए हो तो मैं कहता हूं कि वहां चले जाया करो जहां बच्चे हैं। प्लेफुलनेस ही बरकरार हो जाती है। इंसान न चाहते हुए भी तोतला वाले ले 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 वो ठीक बोल सकता है, वो न चाहते हुए भी बचपन में बोल जाता है तातल्ला मिला बेटा, वो पहुंच जाता है वहां पे। उसको वो समाज वो कहता है भाई तू इतना बड़ा, तेरी उम्र 50 साल है और उसको तो पता भी नहीं कि तोतला बोलना है, तुम क्यों बोल रहे हो? कहता मैं वहीं पहुंच जाता हूं उस भाव दशा में। तो या तो खुश रह लो, अगर नहीं तो कम से कम इन बच्चों के साथ जरूर समय बिताओ, अपने माता पिता के साथ समय बिताओ, जिन्होंने आपका भी बचपन देखा हो उनके साथ समय बिताओ। मुझे लगता है ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब आप अपने 4 चीज़ों के साथ अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उतारते हो तो ये बहुत बड़ा बदलाव, मैसिव चेंज लेकर के आ सकती है। ग्रेट सर। लास्ट सवाल सर, नाइट प्लान कैसे करे कोई? इवनिंग सोते वक्त या सोने के पहले क्या करना चाहिए जिससे डीप स्लीप मिले, क्वालिटी नींद मिले? तो सर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो शुक्र अदा करने की ताकत है ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, क्योंकि ये वो समय है जब आपके प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर के रूट में केंद्रित हो जाते हैं। आपके मणिपुर चक्र में सारे प्राण इकट्ठे होते हैं और आपका नाभि आपका रूट है। आप जानते हैं हमारा उद्गम हमारी नाभि से हुआ जी। हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, हम एक एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अपनी माँ से उस नाभि के थ्रू जुड़े, खाना पीना सब ये उद्गम है और पूरे प्राण रात को यहाँ जाकर के विश्राम करते हैं, सुबह जागृत होते हैं। ये वो समय है जब आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का कनेक्शन एस्टैब्लिश होना होता है सोने से ठीक पहले। तो मुझे लगता है इस समय पर अगर थोड़ा सा आप अपने उस भाव दशा में हो कि मैं हर एक चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों को बकायदा, बच्चों की बात हो रही थी ना, बच्चों को बकायदा ये एक्टिविटी देनी चाहिए हर एक माता पिता को कि रोज रात को सोने से पहले उनसे पूछें कि बच्चों बताओ आज दिन में तुम्हारे साथ अच्छा क्या क्या हुआ। एक बच्चा सुसाइड जानते हैं क्यों कर रहा है, क्यों डिसीजन ले रहा है? क्योंकि उसका ध्यान जिंदगी में से क्या चीज चली गई उस पर है। अगर आप रोज उसका ध्यान इस चीज पर लेकर के आओ कि जिंदगी में क्या क्या है, उसकी आदत हो जाए और जिस दिन उन 10 चीजों में से एक कुछ चला भी जाए तो उसको फर्क ना पड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि 10 चीजें और हैं। अब वो जो अच्छी चीजें हैं जिंदगी में वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, उन पे हमने ध्यान ले के नहीं गए बच्चे का। तो उनमें से कोई एक चीज भी चली जाती है तो बच्चा कहता है भाई मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई, मेरा तो सब खत्म हो गया, क्योंकि एक ही चीज थी। लेकिन जब आप उसको रोज बेटे आज के अच्छा क्या हुआ, उसको बताओ कि खाना मिला है, शुक्र करो इस चीज का, दिखाओ कि आज भी बहुत सारे बेटा ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, उनको बताओ, उनको एहसास करवाओ। तो मुझे लगता है रात को जो भी चीजें आपके साथ दिन में अच्छी हुई वो आप भी एक रिचुअल बनाएं कि शुक्र अदा किया, थैंक यू। जैसे अभी मैं सोने वाला हूँ, वाह जी वाह, चंदन जी के साथ मज़ा आ गया, 3 घंटे मेरे पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं और मैं, ये भी अपना एक एक्सपीरियंस रहा। और मैं सुबह, मतलब ये सुबह से ही मैं लगाऊं तो अभी ऐसा लग रहा है कि और पता नहीं इवेंट ना होता तो शायद हम हवन नहीं कर रहे होते रात 1, 1:30, 2 बजे तक। तो वो आप चला रहे होते भाग मिल्खा भाग, हवन करेंगे हवन करेंगे। तो सर रात को सोने से पहले मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस जो कि हर एक इंसान को ज़िंदगी में उतारनी चाहिए, क्योंकि रात को वो सब कॉन्शियस में एंटर होती है। पूरा रात आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। आपने कभी भी नोट करके देख लेना, रात को एक गाना गुनगुनाते गुनगुनाते सो जाना, अगले दिन सुबह देखना उठते ही जुबान पर वही गाना होगा। करूंगा सर, प्रैक्टिस ट्राई करना, पर प्रैक्टिस करनी है तो गाने से मत करना, किसी चीज़ का शुक्र अदा करने से कर लेना, ताकि अगले दिन सुबह उठो तो वही शुक्र मन से निकल रहा हो कि वाह भाई वाह उठ गया, अच्छा ओ। क्योंकि रात को सोते सोते 3 लाख से ज्यादा लोग, अरे बाप रे, सोते सोते डेटा है ये। हाँ, और अगर आप उठे हो तो शुक्र करने की बात नहीं है क्या? बिल्कुल सर। हेलो भैया, थैंक यू, बचा दिया एक और दिन, वाह क्या बात है, मजेदार। हर मोमेंट का शुक्र अदा कर सकते हैं सर, हर पर्सन का, हर परिस्थिति का, हर इंसान का, हर चीज का, एसी से मिलने वाली ठंडी हवा का, इस ब्यूटीफुल हनी कॉम्ब मेज से आती हुई ब्यूटीफुल लाइट का, आपकी प्यारी सी चाय का, पानी का, समझ जाएंगे पहली बार भाभी जी यहाँ बैठे उनका,
आप शुक्रिया अदा करना शुरू करो तो आप थक जाओगे, आपके लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन शुक्र खत्म नहीं होगा। किस चीज का करोगे? मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीज है, हर एक को फॉलो करनी चाहिए, अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। ओके, कुछ पर्सनल सवाल आपसे। अक्सर आप अकेले में कौन सा गाना या किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं? देखिए, मुझे गाने बहुत पसंद हैं और मैं गाने गा करके झूमता भी हूँ, नाचता भी हूँ, आराम से मस्त एकदम रूम बंद करके, एकदम ऐसा कि मैं मतलब डीजे वाला? पूरा खुल जाता हूँ। लेकिन कई बार जब मैं स्पेशली जब सुनने की बारी आती है, जब जो अंदर से चीज़ निकल करके आती है, जब मैं शिव तांडव स्तोत्र सुनता हूँ, जब मैं रुद्राष्टकम सुनता हूँ, जब मैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुनता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्पंदित हो गया, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गए। बजरंग बाण सुनता हूँ, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गए। तो मुझे लगता है कि जितनी ये जो गाने वाने डांस करने वाले हैं, ये भी मुझे बहुत आनंद देते हैं। और कुछ वो स्पिरिचुअल, या आप यूं कह लें कि कुछ जो हमारे रिलीजियस कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब वो म्यूज़िक के फॉर्म में मिलती हैं तो मुझे लगता है और ज़्यादा आनंद आ जाता है और इंसान झूमने लगता है। तो वो भी कभी कभी मैं प्रैक्टिस ज़रूर कर लेता हूँ। और आप हमारे साथ लोनावला तो आ रही हैं, शानदार, बिल्कुल इसलिए सर। इस बार आप उसको भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं हमारे साथ कि वाकई वो होता कैसे है। तो उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर? अरे चंदन जी, आपके लिए क्या रजिस्ट्रेशन है? आपके लिए सिर्फ ये है कि आप हमारा न्योता आप नहीं भाभी जी, हमारा न्योता स्वीकार करें, है ना? तो इसलिए ये कोई इसमें क्या रजिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ वो नहीं है। आपको आना है, बस आपकी सेवा के लिए हम वहां हाजिर मिलेंगे। क्या बात है सर। ठीक है। सो आज का सेशन सर कंप्लीट ये रहा कि हम लोनावला में ही थे, ऐसा लग रहा था मुझे। और बड़ा पर्सनल कोचिंग हमने लिया, हर एक चीज़। एक चीज़ आज इस पॉडकास्ट से मुझे पर्सनली समझ में आया है, खुश रहो। वैसे मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई बीपी नहीं है। और लोग इसलिए परेशान होते हैं मैं खुश कैसे रहता हूँ। एक बिजनेसमैन खुश कैसे रहता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, वो भी हार्डवेयर बिजनेस में जहाँ क्लाइंट कभी कह रहा है ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, खुश कैसे? इतनी बड़ी टीम है। तो खुश रहता हूँ। दुख दर्द पूरा मैडम के पास है। क्योंकि मेरी बीपी बढ़ी रहती है। वही मैंने कहा कि दुख दर्द उधर मैडम के पास होता है, मैं खुश रहता। तो ये आपने सही बैलेंस किया हुआ। हाँ, अरे नहीं, मुझे सर कभी भी जीवन में ना कोई चीज़ डिमोटिवेट कर ही नहीं सकती। नेगेटिविटी आज तक मेरे जीवन में नहीं आई। मेरे लिए कोई इंसान गलत है ही नहीं। इसीलिए घर वाले भी परेशान होते हैं कि तुम्हें धोखा इसीलिए मिलता है क्योंकि तुम किसी को गलत नहीं समझते हो, किसी की गलती सुनते नहीं। तो मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? जो लोग धोखा दे रहे हैं सर, इस पर ही बताइए थोड़ा सा। जो लोग धोखा दे रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इतने प्योर सोल हो या किसी गलती सुनते नहीं, कोई बुराई कर, मतलब आपके बारे में कोई षड्यंत्र कर रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी आप नहीं मान रहे हो, इसीलिए लोग धोखा देते हैं। तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है सर। देखिए, हम यहाँ पर आए क्यों हैं? पहले बात तो अगर हम इस सवाल का थोड़ा सा अवलोकन करने की कोशिश करें, हम यहाँ आए क्यों हैं इस धरती पर? क्या कर क्या रहे हैं हम? चल क्या रहा है ये? क्या हो क्या रहा है ये? रोज सुबह एक ऑटो मोड पे खड़े होते हैं, काम करने लगते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, थोड़े टाइम बाद हम भी नहीं हो क्या रहा है ये? कितने सैकड़ों हजारों लोगों को जाते हुए देख लिया, कितने सैकड़ों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को और जाते हुए देखेंगे, फिर हम में भी कोई जाता हुआ देखे, हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है जब ये चिंतन मेरे पास आया तो मैं बहुत सी चीज़ों में ढूंढने निकला, तो मुझे पता चला कि हमारी सोल के लिए ये इकलौता ऐसा स्थान है जहां वो अपने आप को एम्पावर कर सकती है, जहां पर कुछ लर्निंग्स हमारे उस अंतरतम में उतरनी जरूरी थी, जो हमको हमारा हायर वर्जन, हमारा बेटर वर्जन बनाएं, वो जरूरी थी। एक बच्चा 5th क्लास में अगर फेल होता है तो उसको 6th में नहीं डाला जा सकता, उसको दोबारा 5th क्लास में आना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हमको सीखनी होती हैं। जब तक हम वो नहीं सीख लेते तब तक वो सिचुएशन हमको बार बार मिलती रहती है। एक इंसान मुझे बोलता है कि भैया तुमको, सर मुझे एक दोस्त है, उसने मेरे को 4 बार धोखा दिया। मैं कहा भैया उसने तो एक ही बार दिया, 3 बार तो तुमने खुद उसके बाद अपने आप को दिया। हाँ, अगर आप एक बार किसी बेवकूफ व्यक्ति से मिलते हैं तो आप एक बेवकूफ व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आप रोज किसी बेवकूफ व्यक्ति से मिलते हैं तो
एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ से। तो इसका मतलब, तो कहने मतलब मजाक की बात है, लेकिन असली में सर हमको ना यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई ये फिलॉसफी नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको मान लो भैया, गीता में कहीं नहीं लिखा, मेरा मानना है ऐसा। मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ सीखने यहाँ पर आए थे, जब तक नहीं सीखते तब तक वो सिचुएशन बार बार आती रहेगी, और जिस दिन आपने उस सिचुएशन से वो लर्निंग ले ली, उसके बाद वो दोबारा नहीं आती सर। आपने एक बार उस स्थिति से सीख लिया ना, आपको जीवन में दोबारा कोई धोखा देने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि आपने सीख लिया। और जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक ये क्रम साल छोड़ो जन्म छोड़ो, ये चलता ही रहेगा कि भैया क्योंकि लर्निंग वहां से लेनी थी, तुम ले नहीं रहे हो, हम देना चाहते हैं, तो कहते हैं पीट पीट के करवाएंगे भैया, लेकिन ये हो जाएगा। तो वो यूनिवर्स का तो तरीका है, वो तो आपको सिचुएशन दे रहा है, आप उस सिचुएशन पर जैसा रिएक्ट करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे, बार बार उस परिस्थिति में आते हो। तो सर लर्निंग देखिए क्या थी। मैं ये नहीं कह रहा व्यक्ति छोड़ दो, मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति के साथ वो पर्टिकुलर चीज, अगर उसने काम में धोखा दिया तो वो दोस्त रहे, आप बातचीत करो, लेकिन उसके साथ वो कार्य मत करो जिसमें उसने आपको धोखा दिया। तो व्यक्ति नहीं छोड़ना, सिचुएशन नहीं छोड़नी, वो चीज सीख लेनी है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा था। ग्रेट सर, काफ़ी समय हो गया और ना आपको जाने देने का मन कर रहा है ना मुझे खुद कहाँ से एनर्जी आ रही मुझे नहीं पता। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू इस माइक को भी इस कैमरे को भी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको थैंक यू कि लोग हमें कॉम्प्लीमेंट किए, और वो हैं आप यहाँ हैं, एक डॉट्स है जो हो सकता है दूसरे डॉट के साथ कनेक्ट हो। सो अगेन सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और अगेन मैं एक बात बोलता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हमारे बढ़े आए, उन सब के 1 घंटे की एज आपको मिल जाए। अरे सर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बोलता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। और जब इस ज़िंदगी से जा रहे हो तो आपको ये गम ना हो कि मैंने ज़िंदगी को जिया नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर एक पल भी पल करके आपने जीना शुरू कर दिया तो वो कितनी भी मिल जाएगी, वो तो ख़त्म, तो समाप्त तो होनी है एक ना एक दिन। ज़िंदगी तो एक माया है, ये तो समय के साथ चला ही जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि वो जो ज़िंदगी है वो ऊपर वाले ने ज़िंदगी जीने के लिए भेजा, काटने के लिए नहीं भेजा, धक्का मारने के लिए नहीं भेजा। तो पल पल कुछ जिया जाए, किसी की उम्र ना लगे, बल्कि मेरी दुआ है कि उन सबको ज़िंदगी में बहुत बढ़िया सब कुछ यश की प्राप्ति हो, सब कुछ ज़िंदगी में करें, लेकिन हाँ खुश रह करके, हैप्पी रह करके, जो काम कर रहे हैं उससे मोहब्बत कर करके, जो भी चीज़ दिन में मिल रही है उसका शुक्र अदा करके, सांसों पे ध्यान लगा के, चंदन जी को सुन के, और साथ ही इस पॉडकास्ट के लिए अगर चंदन जी ने जो सवाल पूछे, क्योंकि बताने वाले की कोई महिमा नहीं है सर, ये पूछने वाले का जो सवाल है ना, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर से क्या निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जो हाई वाइब्रेशंस के साथ आपने जो चीज़ें पूछी, शायद अगर उसमें कुछ 2-4-5% मैं बता पाया हूँ, तो सभी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए इसी तरह, और इसी तरह अपना प्यार जो है यूं ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, और इसलिए भी मैंने लंबी उम्र बोली थी, क्योंकि आपके सेशन में जो 20 साल बाद आने वाले हैं ना, वो यो टाइप लड़के आने वाले हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। सो उस समय उनको हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए, तब जाके वो अपने ब्रेक इवन को समझ पाएंगे। एनीवेज, दूसरी कड़ी और शुरू हो जाएगी। आपका प्यार, आपका कमेंट जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में हमारा पार्ट 2 रिकॉर्ड होगा। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आज एटलीस्ट अपने घर वालों को फ़ोन करके थैंक यू बोलिए। और मैं चाहता हूँ आपकी इस बात को मैं एंड करते हुए एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपकी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि आज आपने इस पॉडकास्ट को अगर यहाँ तक देख, फिर तो आप धन्य ही हो। वैसे अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो आप, मुझे नहीं पता, धन्य ही हो आप, गजब है, आप देख ही रहे हो तो। लेकिन अगर आप देख ही रहे हो तो मतलब मेरी भी हंसी नहीं रुकेगी। अगर आप देख ही रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में आप ये टाइप करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को खाली देखूंगा ही नहीं, जब ये आएगा मैं इसके कमेंट्स को भी पढ़ने वाला हूं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपसे प्रतिक्रिया मिली कि आप अपनी ज़िंदगी में वाकई कितनी चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी।